बहुत टाइम हो गया सर स्पेसेस किए हुए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन. Yes. Thank you and thank you for organizing this space. And I guess इतने दिनों बाद हुआ है तो I am sure this space is going to be very special. Believe me. यस एंड सर टाइमिंग भी इसका बहुत स्पेशल है बिकॉज इस समय ऐसे ऐसा मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है मतलब किस आई डोंट थिंक कोई भी कॉन्फिडेंट है. किसी को भी समझ में आ रहा है चार्ट्स अलग चल रहे हैं. इंडिया का विक्स अलग चल रहा है. क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है. ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट्स में. तो ऐसे में ऑफ कोर्स नॉलेज स्टॉक मार्केट की एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट का मैटर करता ही है. एट द सेम टाइम साइकोलॉजी मैटर्स अ लॉट एज वेल. तो आज एक Right. comprehensive space I want to have with you where we discuss of course the market scenario, we discuss your views on the market, we discuss कि इस समय आप क्या कैसे मार्केट को देख रहे हो और किन एंगल से देख रहे हो. एंड देन थोड़ा सा एक साइकोलॉजी में इस समय क्या होना चाहिए वो भी एस्पेक्ट हम लोग देख सके सर. Sure. एंड ऑफ कोर्स सर आपकी वॉच लिस्ट 2023 की रिसेंटली आई थी तो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो वॉच लिस्ट को भी उसमें जो स्टॉक्स है उन पे एक शॉर्ट हम लोग डिस्कस अगर लास्ट में नोट करेंगे सर. बिल्कुल श्योर. ओके तो शुरुआत से मार्केट व्यू से करते हैं. क्या लग रहा है सर इस समय क्या चल रहा है आपको. देखो अभी जो चल रहा है ये एक कंसोलिडेशन है. राइट. जो शायद हर एक उस मूव के बाद आती है जहां पे पब्लिक बहुत ही ज्यादा ना मतलब यूफोरिक हो जाती है या कह सकते हो कि होपफुल हो जाती है कि मतलब कि यहां से तो अच्छा ही होगा सब कुछ. समझ रहे हो. तो हमने आपको याद है कि हमने जून के बाद भी स्पेस किए, जुलाई में किए, अगस्त में किए. सो वहां पे पैनिक बॉटम लगा, उसके आसपास स्पेस भी किए, बताया भी कि भाई अगर आपको विशु एक शब्द याद हो, एक लाइन याद हो जो मैंने बोला था कि आने वाले टाइम पे मतलब जब ये हमने बात शायद मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली जून में की थी कि जुलाई में की थी कि आने वाले टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स अगर मतलब बाउंस बैक करेंगे तो हम रैली करेंगे, अगर वो लोग रैली करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ी रैली करेंगे, जो कि हुआ अभी. मतलब हमारी जो आउट परफॉर्मेंस है वो चालू रहेगी और उसके अलग अलग रीजन थे. राइट. सो वो सारा कुछ सिनेरियो प्ले आउट हुआ अभी तक. लेकिन अभी जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल बदल रही हैं पिछले 1-1.5 महीने से. अब वो क्या डायनेमिक्स बदल रही हैं और उसकी वजह से मार्केट क्या डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है वो हम आज पूरे स्पेस में डिस्कस करेंगे. ऑल इन ऑल आज की डेट में जो मार्केट ने करेक्शन दिया है वहां पे देखा जाए तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं हुआ है, पर जो स्टॉक्स का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा खराब हो गया है. हालांकि उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जिन स्टॉक्स में पैसा जाना था वहां चला गया, वो हम आगे बात करेंगे. बट ये जो गिरावट आई थी ना, ये जनरली अगर मैं देखूं तो एफआईस ने कह सकते हो कि हमारे मार्केट को बेचा है पिछले 1 महीने में और अदर मार्केट्स में बाई किया है. ऊंची चाइना हो या अदर मार्केट्स हो, यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी खासी बाइंग आई है. आप देखिए ना उनका पिछले 2-3 वीक का परफॉर्मेंस, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया अपने से. तो कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ना जो मार्केट्स बहुत ज्यादा पिटे हुए थे, जहां पे पैसा गया नहीं था, अल्टीमेटली इंडिया में पिछले 6-7 महीने में बहुत पैसा आया है बिकॉज अल्टीमेटली अर्निंग से लेकर परफॉर्मेंस से लेकर सब कुछ यही था. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि थोड़े से वर्टिकल्स मिल रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए फंड मैनेजर, आपने पैसा पार्क ज्यादातर इंडिया में किया हुआ था, बाकी जगह कम किया हुआ था, तो व्हाट वुड यू डू. अभी अब जब बाकी मार्केट थोड़े चीप लग रहे थे तो आप धीरे धीरे वहां पे पैसा डालोगे. चाइना रीओपन कर रहा है, तो रीओपनिंग के बाद मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे अलग से इसी स्पेस में. लेकिन उस रीओपनिंग से पहले ही आप देखिए कि एफआईएस का फ्लो जाना शुरू हो गया था और थोड़ा सा और जा रहा है. तो अभी ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, ये पूरा कंसोलिडेशन है. मतलब एक इंडिया की जो आउट परफॉर्मेंस थी वो रहेगी, लेकिन उस एंगल पे नहीं रहेगी जिस एंगल पे थी. बिकॉज 2023 में हो सकता है चाइना बाउंस बैक करे बहुत अच्छे तरीके से, तो वहां फ्लोज जाएंगे. यूरोप में जो नेगेटिव होना था वो हो गया, अब उससे नेगेटिव कुछ होता है तो यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर है, वो कब खत्म होती है वो एक रिस्क रहेगा. जब तक खत्म नहीं होती है, जब तक सीज फायर हो तो गया है हल्का फुल्का, लेकिन जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, बिल्कुल बंद नहीं होता है, तब तक रिस्क रहेगा. बट वर्स्ट टू वर्स्ट वहां पे हो सकता था वो सब वहां पे डिस्काउंट कर लिया मार्केट ने, तो वहां पे भी एक रैली बन रही है.
यूएस में भी मेरे को लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने 4 महीने की जो अर्निंग्स हैं मार्केट ने डिस्काउंट कर ली है। तो वहां पे अगर बोलूं कि इंटरेस्ट रेट अगर यूएस में लेट से 5% जाने वाले हैं, 5.5% जाने वाले हैं, मेरे को लग रहा है आज की डेट में वो भाव में है। मतलब जो डाउ जोन्स का प्राइस है, जो नैस्डैक का प्राइस है, अब उससे ज्यादा जाने की अगर जब उम्मीद होगी तो मार्केट उसको डिस्काउंट करेगा। फिलहाल तो 5.5% तक मेरे ख्याल से यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट जाते हैं वो आज की डेट में डिस्काउंटेड है। तो ये मतलब एज यू नो कि जितना इंफॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग फास्टर उतना ही मार्केट उसको प्री डिस्काउंट करता है, मतलब बहुत जल्दी डिस्काउंट कर लेता है। मतलब 4 महीना 6 महीने बाद जो चीज होने वाली है एंटिसिपेटेड है, मार्केट उसको पहले ही मान के चल लेता है कि वो नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड हो। मतलब अगर वो बेरिश है या बुलिश है तो उसको डिस्काउंट कर लेता है मार्केट, वो हमको बाद में पता लगती है। राइट। सो दिस इज द सिनेरियो एज ऑफ टुडे। मेरा मानना है कि डिस्काउंटिंग मैक्सिमम मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स में होगी है। इंडियन मार्केट्स में थोड़ी सी अभी परफॉर्मेंस कमी आएगी। राइट। थोड़ा पैसा बाहर जाएगा, ऑलमोस्ट चला गया है। मेरे को लग रहा है एफआईज का पैसा थोड़ा कम आएगा, आएगा जरूर, थोड़ा कम आएगा। सो डीआई सपोर्टेड मार्केट्स आपका थ्रू आउट 2023 जो है वो रहने वाला है, ये मान के चलिए आप। और एफआईज का पैसा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है कि भाई अभी जा रहा है तो पूरा चला जाएगा आगे। ये जो चाइना की रीओपनिंग हो रही है, अब ये रीओपनिंग कितना ग्रोथ लेके आती है कितना नहीं आती है, वो शायद हो सकता है 4 महीने बाद उस ग्रोथ में कोई कंसर्न आ जाए, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से। और वो कंसर्न जब आएंगे तो फिर वो पैसा फिर निकल जाएगा, ये चीज है। सो ऑल इन ऑल अभी जो मार्केट गिरा है, अभी जो मार्केट जिस पॉइंट पे है, साइकोलॉजिकली अगर मैं देखूं तो जनरली मार्केट उस पॉइंट पे है कि जब मार्केट को गिरना होता है ना, या बढ़ना होता है, सॉरी, तो एक 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 ऐसे सपोर्ट पे खड़ा हो जाता है मार्केट जहां पे मैक्सिमम लोगों को ये लगने लग जाए कि यहां से तो गिरेगा, या मैक्सिमम लोगों को मार्केट बिलीव करा देता है कि भाई अभी यहां से गिरना ही है, गिरने के चांसेस ज्यादा है। आप अपना पोर्टफोलियो बेच दो, जो हो भी चुका है या लोग बेच भी चुके हैं या डर भी रहे हैं, या ट्रेडर्स जो हैं वो खो चुके हैं पैसा यहाँ पे। तो उसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऊपर की साइड में मार्केट, जब मार्केट को गिरना होता है ना, तो मार्केट हमेशा रेसिस्टेंस के पास खड़ा हो जाता है। रेसिस्टेंस हो या आपका कोई ऐसा लेवल हो जो क्रॉस ना हो पाए, वहां पे खड़ा हो जाता है। तो सबको ऐसा लगेगा कि यार मार्केट बस ये क्रॉस किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वहां पे लोग बुलिश बेट्स ज्यादा करते हैं। राइट। और वहां से मार्केट नहीं बढ़ता है आगे और गिर जाता है। राइट। ये आप मतलब ये मेरी मतलब आप बोल सकते हो कि मेरे 8-9 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो मार्केट आपको हमेशा जो बॉटम होएगी ना या जो लो होएगा उसके आसपास एक रेंज में घूमेगा और वोल्टाइल रहेगा, और हमेशा आपको बिलीव करा देगा, या कह सकते हैं मैक्सिमम लोगों को ये बिलीव करा देगा कि भाई मार्केट नीचे ही जाएगा, आप कोई बेट मत लो। कैश भी होएगा ना किसी बंदे के पास आज की डेट में, वो पैसा नहीं लगाएगा, वो सोचेगा कि यार मार्केट देख लग रहा है कि नीचे ही जाएगा, वेट कर ले तू। राइट। लेकिन वहां से मार्केट ऊपर ही निकलता है। और जब जैसे दिसंबर में लग रहा था, 15 दिसंबर 10 दिसंबर को फीलिंग क्या थी कि भाई अभी ऑल टाइम हाई आ गया है हमारा, तो ब्रेकआउट आएगा, तो 19 19,500 20,000 की बातें हो रही थी। तो लोग लोग वहां पे बुलिश बेट्स प्ले कर रहे थे, और मार्केट ने बिल्कुल उल्टा किया। राइट। मार्केट को रीजन चाहिए था, रीजन कहां से मिला? चाइना से, कि चाइना में केसेस आ रहे हैं। बल्कि अगर मैं सही बताऊं तो केसेस वगैरह जो थे वो सब आप बोलो तो 2-3 हफ्ता पुराने थे, अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो। राइट। वो लेट रिपोर्ट किए गए या लेट वहां पे हमारे पास वीडियोस आए या मीडिया ने हमें लेट दिखाए, वो अलग बात है। सो ऑल इन ऑल आज की डेट में मार्केट ऐसे लेवल पे है जहां पे हो सकता है अगर मार्केट गिरे भी, मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा यहां से गिरना चाहिए, और ऊपर की तरफ के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन गिरेगा भी ना तो वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन होएगा। मेरे को लगता नहीं कि इस जोन में जिस जिस तरीके से मार्केट चल रहा है पिछले 10 दिन से 8 दिन, लोग एक फियर में, एक्सट्रीम फियर में, लोग पूछ भी रहे हैं मेरे से कई लोग कि एक्सट्रीम फियर जोन तो क्या होता है, मतलब 1000 पॉइंट ही तो गिरा है। मार्केट 1000 पॉइंट गिरा है, लेकिन आज की डेट में आप ये देखिए कि वीक हैंड्स निकल चुके हैं, ट्रेडर्स प्ले नहीं कर पा रहे हैं, वॉलेटिलिटी इतनी है, इन्वेस्टर जो है जो जिनके पास कैश पड़ा है वो लगा नहीं पा रहे हैं, मतलब हिम्मत नहीं हो रही है कि यार लगाएं कि नहीं लगाएं या और वेट करें। तो ऐसे जब भी मार्केट्स होते हैं तो मार्केट्स के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट। हो सकता है कि एक फेक ब्रेकडाउन भी आ जाए,
राइट। जो 17,800 जहां पे लोग सोच रहे हैं कि वो नहीं टूटना चाहिए, वो टूटा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो टूट के हो सकता है कि मार्केट 300-400 पॉइंट और करके 17,400 तक चले जाए। वो भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी हालांकि 20-30% है भी। 70% पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से ऊपर जाने की ज्यादा है। और ऊपर जब जाएगा तो मेरा मानना ये है कि जिन सेक्टर्स में पैसा जाना था, या मतलब वहां जा चुका है, आप मान के चलिए, तो वो सेक्टर जो है वो चलेंगे नहीं, मेरे को लग रहा है वो फ्लाई करेंगे, आप ये देखिएगा। ओवर टू इशू। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने जो बोला कि सेक्टोरल रोटेशन आता है जब भी कुछ इस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि आपके हिसाब से अभी कौन से सेक्टर्स हैं जो इनफ भाग चुके हैं, थोड़ा थका है, दम फूला हुआ है जिनका, एंड विच सेक्टर्स सीम टू बी रेडी फॉर देयर नेक्स्ट बुल रन। मेरा मानना ये है कि जो कोर इकोनॉमी स्टॉक्स हैं वहां पे ज्यादा दम है। और लाइक कैपिटल गुड्स हो, इंफ्रा हो, मतलब ये सब में आपको अच्छा खासा रन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैसा गया है। दूसरा पैसा गया है शॉर्ट टर्म के लिए कमोडिटीज में। राइट, कई कमोडिटीज काफी पिटी हुई थी। अब वहां पे भी क्योंकि DXY भी गिरा है तो प्राइसेस बढ़े हैं, कुछ चाइना की रीओपनिंग हो रही है तो प्राइसेस बढ़े हैं। वो अलग बात है कि आगे सप्लाई डिमांड सिनेरियो क्या होता है तो हम 2-3 महीने बाद ही पता लगेगा। चाइना की रीओपनिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई चलो ठीक है, चाइना रीओपन कर रहा है, वो बल्क में प्रोड्यूस करेगा तो एक बार के लिए तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब बल्क में प्रोडक्शन होएगा और डिमांड नहीं रही तो प्राइसेस गिरने भी इस तरीके से, वो हमको देखना पड़ेगा 1-2 महीने बाद। बट ऑल इन ऑल मेरा मानना है कि सेलेक्टेड सिक्लिकल सेक्टर्स लाइक आपका शुगर हो गया या मेटल्स हो गया, यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बड़ी तगड़ी आज के डेट में अवेलेबल है। और कोर इकोनॉमी सेक्टर्स जो हैं आपके, कैपिटल गुड्स हो गया, इंफ्रा से रिलेटेड, इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में सेलेक्टेड हो गया, ये सब सेक्टर्स में अच्छा खासा पैसा गया है। बैंकिंग में बहुत बहुत सारे लोग बुलिश हैं। मेरा मानना यह है कि बैंकिंग में देखो, ट्रेडिंग के लिए आप बुलिश हो, आपको पैसा मिल जाएगा। इन्वेस्ट मेरे को लगता नहीं कि इस पॉइंट पे करना चाहिए। बैंक्स में या बैंक निफ्टी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इकोनॉमी बड़ी बैड शेप में हो। मतलब उस टाइम पे जो आपको प्राइसेस मिलते हैं, जैसे बैंक निफ्टी जब इकोनॉमी बैड शेप में थी तब 18,000 पे मिली थी 2020 में। आज की डेट में वही 42 है या 43,000 पे है। राइट, तो उस टाइम पे जब आप इन्वेस्ट करते हो बैड शेप में, जब इकोनॉमी हो बैंकिंग जैसे सेक्टर में, तब आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलता है। आज की डेट में जब क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है, ये वो अच्छा आ रहा है, AM ग्रोथ है, मेरे को लगता नहीं कि उस टाइम के बाद बैंक बहुत ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। राइट, क्योंकि क्या होता है कि जो रैली आनी थी वो आ गई है बैंक्स में, अब एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई है। अगर वो चीज रिपीट नहीं हो पाई तो वहां पे आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं। तो ऑल इन ऑल कोर इकोनॉमी सेक्टर्स पे आप जाइए। राइट, इंफ्रा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, आपका कैपिटल गुड्स हो गया, ये सब सेक्टर्स में आपको अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। और बैंकिंग जैसे सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। ट्रेड मतलब कर सकते हो। दो सेक्टर स्पेसिफिक हैं जहां पे मेरे को लग रहा है अच्छा रैली बनेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। एक है फार्मा। फार्मा में आई एम वेरी मच बुलिश ऑन कंपनीज जिनका डोमेस्टिक एक्सपोजर बहुत अच्छा है। अब मैं मतलब एक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं पर्सनली ट्रैक करता हूं, या हो सकता है मेरे पास होल्डिंग भी हो। RPG लाइफ साइंसेस करके कंपनी है, तो इस टाइप की कंपनीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा जिनका 70-80% बिजनेस इंडिया से आ रहा हो। राइट, सिमिलरली एक और सेक्टर है जहां पे अच्छा खासा रैली बन सकता है डिस्पाइट ऑफ रिसेशन, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वो है आपका एग्री थीम या फर्टिलाइजर। तो आप ये समझिए विशु कि कितना भी रिसेशन आ जाए इकोनॉमी में, राइट, कुछ भी आ जाए, मतलब फार्मर्स का जो कंजप्शन है ना फर्टिलाइजर का, वो कभी भी कम नहीं होएगा। पर एकड़ जो आपको यूरिया चाहिए आपको डालना पड़ेगा। पर एकड़ जो आपको DAP चाहिए या NPK चाहिए, NPK का मिक्सचर, वो आपको डालना पड़ेगा। पर एकड़ फसल में अगर इंसेक्ट्स का अटैक हो रहा है तो आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा उसमें, या पेस्टिसाइड वहां पे डालना पड़ेगा। मतलब किसान का जो कंजप्शन है ना वो कभी ज्यादा डाउन होता नहीं है, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो। राइट, और दूसरा क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो किसान को उसका भाव मिल जाता है बिकॉज गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट रहता है MSP का जो। राइट, सो ऑल इन ऑल फर्टिलाइजर सेक्टर में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है मेरे को लग रहा है।
अपसाइड ज्यादा देखने को मिलेगी, जिस तरीके से सब्सिडी का जो पूरा बर्डन है कम हो रहा है धीरे धीरे धीरे, राइट। तो ये सारी चीजें प्ले आउट होंगी। एक और चीज जो मैं मेंशन करूंगा, जो मैंने शायद दिवाली पे भी मेंशन किया था अपने स्पेस में, वो है पीएसयू थीम। सो पीएसयूज में शायद बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रैली रहेगा। ज्यादातर पीएसयूज का जो पी है, या कह सकते हो कि प्राइस टू अर्निंग है, वो बड़ा कम है। और उसमें दो से तीन सेक्टर है। पहला है ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, सभी अच्छा कर सकती हैं। मैक्सिमम जो उसमें नेगेटिव चीजें सब डिस्काउंटेड हैं। दूसरी है आपकी पावर कंपनीज। पावर कंपनीज में जो डिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे ध्यान दीजिए। एनटीपीसी इस टाइप की कंपनी में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और तीसरा कैपिटल गुड्स लाइक भेल हो गया, इस टाइप की कंपनीज पे ध्यान दीजिए। तो पीएसयूज में शायद आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। और इसका सिंपल तरीका यही है, अगर आप स्टॉक पिक नहीं कर सकते हो, उसका ईटीएफ जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, राइट। तो ये मोटा मोटा थीमेटिक सिनेरियो जो है 2023 का आपका रहेगा। बट एक चीज श्योर है विशु, मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी जो है दोनों ही साइड पे काफी ज्यादा रहेगी। इंडिया विक्स जो है उसने शायद अभी 10 के आसपास का बॉटम बनाया था, 10-11 के आसपास का। शायद उसको रीटेस्ट कर सकती है एक बार के लिए। लेकिन एक बार इंडिया विक्स ने रीटेस्ट कर लिया, ये सभी लोग बात नोट कर लेना, 10, 11, 12 जो भी लेवल है, उसके बाद शायद वो लेवल आपको जल्दी से 2023 में देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद आपको वॉलेटिलिटी ऊपर साइड में मिलेगी, राइट। और ऊपर साइड में जितनी जाएगी, आप सब लोग को पता है कि वहां पे फिर मार्केट जो है फॉल ही करेगा, राइट। बट ऑल इन ऑल दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज इस साल में मार्केट में रहेंगी। आने वाले 2 से 3 महीने में ऊपर साइड की मार्केट जाने का चांसेस ज्यादा है, मतलब अपर साइड की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगी। आज की डेट की मार्केट की बात करें तो मेरे को लगता नहीं कि मार्केट यहां से ज्यादा गिरना चाहिए। मतलब फिलहाल अगर मैं 4 से 6 हफ्ते की बात करूं तो ज्यादा गिरना नहीं चाहिए यहाँ से मार्केट। ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये मैं इंडिया की नहीं हूँ, बाकी मार्केट्स की भी बात कर रहा हूँ। अगर बाकी मार्केट्स भी जाते हैं तो इंडिया भी जाएगा, राइट। तो ऑल इन ऑल जो आउट परफॉर्मेंस इंडिया की थी उसमें थोड़ा ट्रिमिंग हुआ है और सेक्टोरियल शिफ्ट हुआ है पिछले 10 से 12 दिन में, या कह सकते हो कि 10 से 15 सेशन में। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सही सेक्टर में आप रहो। आज की डेट में आपको लग रहा होगा कि शायद पता नहीं गिरेगा और गिरेगा, बट जैसे मैंने बता दिया आपको अपने एक्सपीरियंस से कि जब मार्केट को ऊपर जाना होता है उससे पहले एक रेंज में मार्केट घूमता है और आपको बिलीव करा देता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, ज्यादातर जनता को या ज्यादातर पब्लिक को। और उसके बाद फिर मार्केट पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, और ऊपर ही जाता है। और वो फिर जितना ऊपर जाता है ना, ऐसा लगता है कि यार ये शायद रेसिस्टेंस लेगा लेगा लेगा, यहाँ रुकेगा यहाँ रुकेगा यहाँ रुकेगा, और वो करता करता चले जाता है। और उसके बाद फिर एक एक पॉइंट आता है जहां पे ब्रेकआउट होता है। फिर उसके बाद लोग धीरे धीरे बिलीव करना शुरू करते हैं कि हमने रैली को मिस कर दिया है। ये चीज है। तो ये शायद रिपीट हो सकता है जो शायद उसमें जून में हुआ था। यस विशु। राइट, परफेक्ट सर। सर दो सेक्टर्स और हैं जो कि मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहे इन द रीसेंट पास्ट। वन इज ऑटोमोबाइल्स एंड एंसिलरीज एंड सेकंड इज आईटी। तो इनका आईटी सर क्या लगता आईटी में मेरे को लग रहा है विशु बड़ा सेलेक्टिव रहना पड़ेगा आपको। मतलब जो कंपनीज टेलीकॉम से रिलेटेड हैं, या जो कंपनीज का सर्विसेज इंडिया में ज्यादा है ना, वही कंपनीज पे रहिए। डोमेस्टिक एक्सपोजर जिनका ज्यादा है उन पे रहिए। जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर ज्यादा है वो कंपनीज मेरे को लगता नहीं कि इतना ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज डिसरप्शन जो हो रहा है ना, जो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ क्या हो रहा है कि लास्ट वीक, मतलब ये शायद आईटी में कोई बंदा होगा तो उसको पता भी होगा इस स्पेस में। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर आईटी के बंदों को बहुत अच्छा हाइक मिला है, राइट। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ है, 2022 में बड़े डिस्ट्रप्शंस आए हैं, उसकी वजह से जो क्लाइंट बिलिंग हो रही है ना, वो ज्यादा प्रीमियम पे हो नहीं रही है। तो आईटी कंपनीज को जो रेवेन्यू मिल रहा है वो मिल तो रहा है, मतलब ज्यादा प्रीमियम पे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उन्होंने सैलरी एक्सपेंसेस और ये बहुत सारी चीजें बढ़ा ली हैं बहुत ज्यादा, राइट। और अभी आगे का जो आउटलुक है 23 का आउटलुक, वो बड़ा ही डिम है। रीजन बीइंग आपने देखा होगा कि ग्लोबल आईटी कंपनीज बड़ा तगड़ा ले ऑफ कर रही हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं कुछ ना कुछ, या कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। तो समहाउ दे आर सीइंग कि आने वाले 6 से 9 महीने शायद हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग रहेंगे। और इसकी वजह से वो लोग ये सारा कुछ एडवांस में कर रहे हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शायद आपको ये कैलेंडर या फिस्कल ईयर से शायद पे कट्स भी देखने को मिले। मतलब कोई आईटी कंपनी, उसमें अगर 500 एम्प्लॉय थे, उसने
150 निकाल दिए या 200 निकाल दिए 40%, अभी 300 बचा है। 300 जो बचे हुए उनका पे कट भी हो सकता है, राइट। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, मतलब डोंट टेक इट नेगेटिवली। कोई लोग आईटी के होंगे तो शायद सोच रहे होंगे यार कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, बट ये हो सकता है। उसके हिसाब से बता, मतलब सभी कंपनी में नहीं होगा लेकिन सेलेक्टिव कंपनीज में हो सकता है। तो ये सब होने से क्या होगा कि ऑल इन ऑल आईटी सेक्टर इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा जो जैसे आपने बताया कि आईटी के अलावा और भी सेक्टर्स की बातें हो रही हैं कि भाई यहाँ पे ये दूसरा सेक्टर आपने कौन सा बताया विशु? सर ऑटोमोबाइल्स एंड देयर ऑटो ना, एंसिलरीज। तो हाँ ये डिस्क्रिशनरी में वहीं पे मैं आने वाला था। तो ऑटोमोबाइल की जो एंसिलरीज है ना वहां पे ज्यादा काम रहेगा। ऑटोमोबाइल के जो मेन प्लेयर्स है वहां पे थोड़ा मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट जो एंसिलरीज हैं वहां पे सिलेक्टिव कंपनीज अच्छा कर सकती हैं, ये मैं मानता हूँ, राइट। बिकॉज क्या हुआ कि यूरोप में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ा है, मतलब वाइबल नहीं रहा तो बंद हो गए बहुत सारे प्लांट। चाइना में डिसरप्शन रहा, तो बहुत सारा शेयर जो है वो इंडियन कंपनीज ने ले लिया है एंसिलरीज ने। तो शायद वो कंपनीज अच्छा करेंगी। तो लाइक एक कंपनी है महिंद्रा सीआई, रिकमेंडेशन नहीं है बट आप ट्रैक कर सकते हो, अच्छा कर सकती है शायद इस साल। तो ऐसी 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 जो कंपनीज हैं जिनका डोमिनेंस तगड़ा है वो सब कंपनीज एंसिलरी में अच्छा करेंगी। बट ऑल इन ऑल एक यहाँ पे पॉइंट है, ये सब जो ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी में या और सेक्टर में हो सकते हैं आगे, या पे कट हो सकते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट जो है मेरे को लगता नहीं है कि फर्स्ट हाफ में परफॉर्म करेगा, राइट। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो फोन हो या कुछ भी हो, ये सब स्टॉक से आई मतलब पर्सनली मेरा एक थिंकिंग है कि आई विल अवॉइड। और बड़ा डेंट इनकी अर्निंग्स में देखने को मिल सकता है। और एट द सेम टाइम स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल हो गए जैसे, ठीक है, और इनमें और फॉल आएगा। बट H1 में या कह सकते हो आने वाले 6 से 7 महीने में इन्हीं स्टॉक्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी मिलेगी, बिकॉज मार्केट चीजों को पहले मतलब डिस्काउंट करेगा, और डिस्काउंट करेगा तो मतलब अपॉर्चुनिटी बनेगी वहां पे अच्छी खासी, राइट। तो जून की अर्निंग को लेट से डिस्काउंट करता है मार्केट अप्रैल में, ठीक है, तो अप्रैल में हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनेगी कि हम उसको लें, और वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल हो जाएगा। तो दोनों चीजें, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है अंडरफॉर्म करेगा एज ए सेक्टर, बट एट द सेम टाइम उनके कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनेगी, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए आपको। राइट। एंड सर आईटी में भी एक और स्पेसिफिक था, देर आर टू टाइप्स ऑफ आईटी कंपनीज आई बिलीव। वन इज द जायंट्स, आप कह सकते हो, जो टीसीएस, विप्रो, इन्फीस है। एंड सेकंड इज जो न्यू एज टेक कंपनीज है, न्यू एज आईटी है, जैसे कि एप्पल, माइंडट्री। तो इसमें भी सर डू यू सी एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन सच कंपनीज? मीन मतलब डिफरेंशिएशन इन द सेंस? मतलब इनकी परफॉर्मेंस में भी कुछ जो ये जो एआई और जो बहुत हाईटेक उस पे काम कर रही हैं, एप्पल, माइंडट्री और ये लोग, और या फिर बिरला सॉफ्ट, जो ये न्यू एज आईटी कंपनीज हैं, और एक हो गई हमारे ओल्ड जायंट्स जो टीसीएस, इन्फी वगैरह हैं। देखो तो ये ओल्ड, दोनों का ही हाँ ओल्ड जेंट्स को ओवरव्यू इतना क्या फर्क सर? नहीं पड़ेगा। मतलब ओल्ड जेंट्स में क्या हो गया, ग्रोथ कम हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज विशु उनका बेस बहुत बड़ा है। इतना बड़ा बेस है कि माने आप कुछ क्लाइंट से बिलिंग कम भी हो जाएगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बस ये होगा कि उनका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। तो माने आज की डेट में आपने उनको पी दे रखा है 15% ग्रोथ का, 20% ग्रोथ का, तो वो 15 to 20% ग्रोथ ना आए, वो शायद 12-13 पे आ जाए या 10 पे आ जाए। तो वो 10 पे आएगा तो अल्टीमेटली दीज कंपनीज विल सी ए पी कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो पी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उनका, उनको उतना पी मिलेगा नहीं, ऑलरेडी पी बहुत अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पूरे आईटी स्टॉक्स का। तो वो हो जाएगा। ग्रोथ में मेरे को लगता नहीं कि कमी आएगी, कमी इन द सेंस की ग्रोथ कम हो जाएगा। नेगेटिव ग्रोथ आई डोंट सी, बड़ी कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ नहीं आता कभी भी जल्दी से। अगर कोई बड़ी कंपनी 20% पे ग्रो कर रही है, 15% पे ग्रो कर रही है, तो हो सकता है वो 8% पे आ जाए, 7 पे आ जाए, 9 पे आ जाए, 5-6% ग्रोथ ट्रिम हो जाए, वही उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ज्यादा अगर वो करती है, कम ग्रो करती है, तो मार्केट और ज्यादा उसको कम पी देता है, या कह सकते हो पी में कॉन्ट्रैक्शन आता है, राइट। तो वो हो सकता है। तो बड़ी आईटी कंपनीज कम ग्रो कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होएगा कि वहां पे डिग्रोथ आ जाए, ऐसा कुछ है। और उनका कम ग्रोथ करना ही उनका पीई का ऑप्शन होएगा।
और वो जो पी का कॉन्ट्रैक्शन है, बड़ी कंपनीज में अगर पी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, अल्टीमेटली उसका एक कह सकते हो कि इम्पैक्ट जो छोटी कंपनीज या जो मिड साइज कंपनीज है उन पे भी आएगा। बट जैसे मैंने बोला, domestically oriented companies which are there in telecommunication space, या जैसे हमने पहले भी एक बात किया था, एक कंपनी का रूट मोबाइल है, ठीक है, जो ऐसी ऐसे स्पेस में जिनका डोमेस्टिक एक्सपोजर बहुत अच्छा है, और मतलब वो मंदी हो तेजी हो चीजें चलती रहेंगी। अब मंदी हो तेजी हो, ओटीपीस जो है आते रहेंगे, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स के कम हो जाएंगे, तो वो कंपनीज को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कंपनीज अपना अर्निंग निकाल लेंगी। बाकी तो मैं इतना देखता नहीं हूँ, बट ये है कि ऑल इन ऑल आईटी सेक्टर पे बहुत ज्यादा बड़ा बुलिशनेस मेरा तो नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर है। मेरे को लग रहा है कि ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आईटी सेक्टर में। इन्वेस्टिंग के लिए आई विल वेट फॉर अनदर 3-6 मंथ्स, जहां पे अभी आप देखिए ग्लोबल कंपनीज का भी आएगा रिजल्ट वगैरह, वो भी अपने फोरकास्ट को चेंज करेंगी, और उसके बाद हो सकता है कि एक और लेग ऑफ करेक्शन हो, जिसमें मार्केट शायद आने वाले 2-3-4 क्वार्टर की अर्निंग को और डिस्काउंट करे। दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी, एंड आई ट्राई कि उस टाइम पे मैं एक स्पेस करूं आपके साथ और बताऊं कि भाई अभी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। सो व्हाट हैपेंड टू फार्मा इन 2020, याद है ना, 4 साल 5 साल के बाद, वो शायद आईटी के साथ हो इस साल। पर आईटी का कंसोलिडेशन अभी 1 साल हुआ है, मोटा मोटा जनवरी में उसने करेक्शन स्टार्ट किया था 22 में, अभी तो 1 साल का कंसोलिडेशन हुआ है। शायद ये कंसोलिडेशन हो सकता है 5-7-8 महीने और चले, या हो सकता है पूरे 23 में भी चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेट्स सी कि क्या ट्रिगर्स अनफोल्ड होते हैं, बट डोमेस्टिकली ओरिएंटेड फार्मा, सॉरी आईटी कंपनीज जो हैं, शायद वो आउट परफॉर्म करेंगे आईटी सेक्टर को, नॉट मार्केट। राइट, परफेक्ट सर। सर नेक्स्ट मेरे को जो पूछना है दैट इज, आपने वैसे तो बोला कि जो इकोनॉमी के लिए, कोर इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है वो इंडस्ट्रीज, तो आई थिंक पीएसयूज ऑलरेडी उसमें कवर होते हैं, बट स्टिल आई वांट टू आस्क अबाउट पीएसयू सेपरेटली एज वेल, बिकॉज आई थिंक आपने लास्ट ईयर तक आप काफी उसमें बुलिश रहे हो कि दीज आर गोइंग टू बी द जायंट्स फॉर द कमिंग डेकेड, जो स्लीपिंग जायंट्स जो अब जगेंगे, तो हम्म। डू यू हैव स्टिल हैव द सेम व्यू सर? सेम व्यू, आप देखो ना, जग रहे हैं धीरे धीरे। अभी पीएसयू बैंक जगह हैं, राइट। पीएसयू बैंक अभी जगह हैं और जगह रहेंगे, पर इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। उससे ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी बाकी कंपनीज में, इंजीनियरिंग में। तो वो चाहिए रेलवे हो या डिफेंस हो, दो थीम है जो हमने प्ले करी है, डिफेंस और रेलवे। लास्ट ईयर आपने देखा होगा डिफेंस पूरा क्या चला है, राइट, मतलब पैसा डबल हो गया वहां पे। सेम रेलवे से कनेक्टेड चीजें देखो, आप आरवीएनएल देखो, राइट्स देखो, ये सब कंपनी चली है। मेरे को लग रहा है इस साल जो बारी है, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स की कंपनीज का बारी है पीएसयू में। तो बीएचएल हो गया, या कुछ ऐसी कंपनी जो पावर में है, पावर से कनेक्टेड है, तो पावर से कनेक्टेड बहुत सारी कंपनीज हैं। एनटीपीसी हो गया, एसजेवीएन हो गया, एनएचपीसी हो गया आपका, जो पावर को कोयला देती हैं पावर बनाने के लिए, एनएलसी इंडिया करके कंपनी होगी, कोल इंडिया होगी, ठीक है, ये सब कंपनी अच्छा करेंगी। और कैपिटल गुड्स में, और मतलब एक कंपनी है जो ब्लेंड ऑफ ऑल है, या कह सकते हो जो बहुत सारी चीजों में प्रेजेंट है, वो है बीएचएल। बीएचएल का ट्रेंड टेक्निकली भी पूरा चेंज हो रहा है। मेरे को लग रहा है एक बड़ा आउट परफॉर्मर जो है बीएचएल हो सकता है, राइट। अच्छी बात यह है कि अभी भी उसका बैकड्रॉप नेगेटिव है। आईटीसी का भी बैकड्रॉप नेगेटिव था आज से 1 साल पहले, 200 रुपए पे ट्रेड करता था, आज वही स्टॉक जो है 360-70 के का लेवल को टच करके आया है। तो वही चीज जो है बीएचएल के साथ हो सकती है, और बाकी इंफ्रा में भी कई नेम्स हैं जो आप देख सकते हो। ऑल इन ऑल पीएसयूज में इट इज गोइंग टू बी ए वैल्यू प्ले 2023 में। वैल्यू प्ले ज्यादा हो सकता है, ग्रोथ प्ले, ग्रोथ प्लस वैल्यू विल बी वेरी सिलेक्टेड। आज की डेट में अगर आप देखोगे ग्रोथ प्लस वैल्यू अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगी जिस जो होनी चाहिए, राइट। बट अंडर वैल्यूड, या कह सकते हो वैल्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, खासकर पीएसयूज में, तो वो सारी प्ले आउट होंगी, ये मान के चलिए आप। राइट, राइट सर। सर एक और चीज मुझे पूछनी थी। सो अप अंटिल लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा यूफोरिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेके, और एक रेवोल्यूशन आ रहा है एंड एवरीथिंग, जिसमें कि टाटा मोटर्स वाज सपोज टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन बिकॉज दे हैव द एंटायर इकोसिस्टम। बट वो जो अभी फॉल आया टाटा मोटर्स का, ऑल्दो आई मीन ऑफ कोर्स अभी वो 6% भागा,
लास्ट सेशन में, बट अदर देन दैट वो जो ईवी की है, ईवी की बातें होती थी वो कुछ कम हो गई हैं अब, मतलब मार्केट में। तो उस पे सर आपका क्या थॉट है? जो ईवी की बातें हैं ना, वो इसलिए कम हुई हैं बिकॉज क्या है कि इंडिया में ईवी को लोग देख रहे हैं। ग्लोबली क्या है क्या नहीं है, आप ये मानो कि सबसे ज्यादा ईवी किसने सप्लाई करी है? इंडिया ने नहीं करी, चाइना ने करी है। तो चाइना रीओपनिंग की वजह से टाटा मोटर भागा होगा, राइट? तो जब ईवी का जो बूम आएगा, उसमें अगेन आई एम सेइंग, जो मेन मेन प्लेयर्स हैं वो इतना ज्यादा नहीं करेंगे जो एंसिलरीज कर सकते हैं। हमारी एंसिलरी कंपनी बहुत अच्छी है इंडिया में, राइट? वो ईवी के लिए शीशा बना रही हो, बैटरी बना रही हो, या और कोई ऑटो पार्ट बना रही हो, वो सारी कंपनी अच्छा करेंगी रादर देन जो मेन ऑटोलाइन प्लेयर है। उसमें बड़ा वो है। हाँ, ईवी आपको प्ले करना है तो मेरे को लगता है कि ईवी आपको कमर्शियल व्हीकल में प्ले करना चाहिए, राइट? चाहे वो बस हो गया या ट्रक हो गया, लाइट वेट ट्रक जो आते हैं, या छोटे जो एलसीवी आते हैं, राइट? ये सब में ईवी का, या जो मतलब एक हमारा बड़ा थीम है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आने वाले 10 साल तक प्ले होएगा, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी थीम। कि सस्टेनेबल सोर्स या सस्टेनेबल ऐसे फ्यूल जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, वो सब यूसेज बढ़ेगा अल्टीमेटली। तो ये सारी थीम्स जो है प्ले आउट होनी है। उसके अंडर में ईवी अगर आपको प्ले करना है, मेरे को लग रहा है कार से ज्यादा आपको जो मेन लाइन प्लेयर्स हैं आपको एंसिलरी प्ले करना चाहिए। कि ईवी में जब बहुत सारी कार्स कन्वर्ट होंगी, या हाइब्रिड भी आ रहा है आज की डेट में, तो वहां पे कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका सामान जाने जाना है? तो जैसे अब ईवी बनेगी, कोई भी कार बनेगी, मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें आपका शीशा तो लगना है विशु, राइट? और शीशा लगना है, ग्लास लगना है, तो या तो असाई इंडिया उसको देगा जो लीडर है उसमें, या सेंट गोबेन देगा, या कुछ और कंपनी है वो देंगी, राइट? अल्टीमेटली मतलब मैं पैसेंजर कार्स की बात कर रहा हूं। तो ऑल इन ऑल ऐसी कंपनीज पे ध्यान रखिए जो एंसिलरीज में है। ईवी बने ना बने, या कोई भी हाइड्रोजन फुल की भी कार आ जाए, तो उसमें शीशा तो लगना है भाई, स्टेयरिंग तो लगना है भाई। तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन सब में, तो मैंने जैसे भी बोला, ऑटोमोबाइल में एंसिलरीज पे ज्यादा ध्यान रखिए, जिनका अच्छा खासा कमांड है सारा कुछ, राइट? तो ये सारा कुछ रहेगा। ईवी एज ए थीम को इतना बड़ा मत प्ले करिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग में, अब जैसे आप कोई ऐसा स्टॉक लेके बैठ जाओ जहां पे जो टू व्हीलर बना रही है ईवी में, राइट? उसका आप कॉम्पिटिटर कोई भी आ सकता है, ओला जैसी कंपनी उसमें आ गई, सोचो आप, राइट? तो ओला जैसी कंपनी आ गई तो उसने बहुत सारे ब्रांड्स को कॉम्पीट कर दिया होगा। तो आप एंसिलरी में जाइए, बिकॉज ओला अगर स्कूटर बनाएगी तो उसको अगेन ग्लास, लाइट, कीज, पता नहीं क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से प्रिकॉर करनी पड़ेंगी अलग अलग एंसिलरी कंपनी से। तो वो एंसिलरी कंपनी को पकड़िए, उनके लिए तो मतलब फ्री मार्केट है ना। कि ईवी आए बाइक में, या ईवी आए आपका कार में, या कमर्शियल किसी में भी आए, हमको तो पार्ट सप्लाई करना है, उनके लिए तो चांदी है। और आएगा तो अच्छी बात है, ईवी आए जी, कोई भी नया फ्यूल अल्टरनेटिव आता है, नई कारें बनेंगी, नई गाड़ियां बनेंगी, नए ट्रक बनेंगे, तो हमारे लिए तो चांदी है। राइट, राइट। सर, दो सेक्टर और जो थोड़ा सिक्लिकल आप कह सकते हो, या फिर मतलब थोड़ा अजीब सा रहता है, इनको समझना थोड़ा टफ ही रहता है मेरे लिए तो एटलीस्ट। वन इज शुगर एंड वन इज टेक्सटाइल। लास्ट ईयर सर, आई थिंक एक साल हो गया करीब करीब, हम लोगों ने लास्ट ईयर जब 2022 शुरू हुआ था, तब टेक्सटाइल वाज आपने ही सजेस्ट किया था, और उसके आसपास काफी टेक्सटाइल मूव हुआ था। तो इन दोनों सेक्टर्स पे सर क्या व्यू है आपका? देखो, टेक्सटाइल में ऐसा है, शुगर में मेरे को लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहना चाहिए। शुगर में जो हम समझ रहे थे लास्ट ईयर, वो सारा मूव आ चुका है मैक्सिमम स्टॉक्स में। अभी स्टॉक स्पेसिफिक मेरे को लग रहा है कि परफॉर्मेंस रहेगी शुगर में। टेक्सटाइल में अगेन, बिकॉज टेक्सटाइल अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है, शर्ट बने, बॉटम बने, कुछ भी बने, वो जाता है डिस्क्रिशनरी में। मतलब कोई ना कोई ब्रांड उसको बेचेगा, वो सेगमेंट जो है हिट कर रहा है। मतलब उसकी जो डिमांड है आज की डेट में ऑन ग्राउंड इंडिया में भी, आप जाके चेक करिए, किसी भी ब्रांडेड स्टोर में जाइए, नॉन ब्रांडेड स्टोर में जाइए, उससे पूछिए कि पिछले 4 महीने में सिनेरियो क्या है आपका, वो आपको खुद बता देगा कि सेल डाउन है, राइट? तो वो डाउन है, और वो डाउन होने की वजह से मेरे को लग रहा है कि ये सिनेरियो जो है 5-6 महीने और चलेगा। ये जो डाउन सिनेरियो है, तो 5-6 महीने और चलेगा, तो हो सकता है कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स या ज्यादातर टेक्सटाइल स्टॉक्स जो है इस चीज को और डिस्काउंट करें। और आने वाले 6 महीने में मेरे को लग रहा है एक टाइम आएगा, अगेन आईटी की तरह मैं बोल रहा हूँ, टेक्सटाइल में भी मैं आपको बोलूंगा स्पेस करने के लिए, हम स्पेस करेंगे।
वो टाइम पे कुछ गिनी चुनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं 7-8, वहां पे आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे नितिन स्पिनर है, हमारी फेवरेट है। तो वो टाइम रहेगा, अगर आप उस टाइम पे पैसा लगाते हो तो शायद लॉन्ग टर्म में, मतलब 3-4 साल में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। मतलब वो टाइम होएगा जहां पे स्टॉक आने वाली 1 साल की नेगेटिव अर्निंग को डिस्काउंट कर लेगा, 1 साल 1.5 साल की को, राइट। और लगेगा कि यार शायद 2 साल तक ग्रोथ ही नहीं आएगा, लेकिन मार्केट डिस्काउंट कर लेगा उसको, और जैसे ही ग्रोथ आएगा या उससे कम डी ग्रोथ आएगा, स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ मिलेगा, नीचे नहीं जाएगा। ये चीज है। सो शुगर में स्टॉक स्पेसिफिक, टेक्सटाइल में स्टिल अवॉइड वेट। मतलब अभी मेरे को लगता नहीं कि कोई इवन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मेरे को लगता नहीं बनती है कोई, क्योंकि वहां पे पैसा जा ही नहीं रहा है। अगर आप चार्ट भी देखोगे तो स्टॉक्स में वॉल्यूम बड़ा कम है, पैसा ही नहीं जा रहा है वहां पे बिल्कुल भी। राइट। एंड सर, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी जो इस समय आपको लगता है कि सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, सबसे ज्यादा डेंजरस साबित होंगे, नो मैटर मार्केट यहाँ से किस तरफ पलटे? बैंकिंग। ओके, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन सो मच। हाँ, बैंकिंग में मतलब इन्वेस्ट करना मतलब खतरे से खाली का कोई वो नहीं है। किसी को लगे कि मैं इन्वेस्ट कर दूं और मेरे को 50-60% रिटर्न मिल जाए यहाँ पे बैंकिंग में, मतलब एज ए होल बोल रहा हूँ, तो शायद वो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा खतरा ज्यादा रहेगा। वो है, अगेन आई एम सेइंग, बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो हर सेक्टर में रहती है। बैंकिंग में आज के दिन में लिक्विडिटी है अच्छी खासी, ट्रेड कर सकते हो, एक बाउंस आ सकता है। और पीएसयूज में शायद वो बाउंस स्ट्रांग रहेगा। प्राइवेट बैंक में तो आई स्टिल डाउट कि वो कितना रहेगा कितना नहीं। बट ऑल इन ऑल बैंकिंग वो सेक्टर ऐसा रह सकता है जहां पे लोग बुलिश ज्यादा हो रहे हैं देखा जाए, और शायद एंड ऑफ द ईयर वो निराश ज्यादा करेगा, इतना बोल सकता हूँ आपको। ट्रेडर्स को हो सकता है खुश कर दे, इन्वेस्टर्स को मेरे को लगता नहीं कि बैंकिंग एज ए सेक्टर ज्यादा खुश कर पाएगा इस पूरे साल में। अगेन आई एम सेइंग कि बैंकिंग तब लेना चाहिए जब इकोनॉमी बड़ी बैड शेप में हो, तब लगे कि यार ये होने वाला है, बैंकरप्सी होगी, ये हो गया वो गया, उस टाइम पे बैंकिंग को लेना चाहिए या बैंक बीस को लेना चाहिए। और बेचना तब चाहिए जब लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है बैंक में, क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, सब कुछ उस टाइम पे। ठीक है, तो बैंकिंग हो गया। और आईटी भी अगेन अवॉइड करना है 2-3-4-5 महीने के लिए। और इसके अलावा एक सेगमेंट और है जो शायद में ढीला रहेगा। वो कौन सा हो सकता है? मतलब छोटे मोटे सेक्टर्स हैं, ज्यादा बड़े सेक्टर की मैं बात नहीं करूंगा। जो चल गए ठीक है, बुल रन था तो उनको भाव मिल गया, राइट। बट ऑल इन ऑल एक चीज अच्छी है, आने वाले टाइम पे, जैसे मैंने आज ट्वीट भी किया, आने वाले 2-3 साल में स्मॉल कैप्स में फ्लो बढ़ेगा आपका, राइट। स्मॉल कैप्स जो हैं वो पिछले 5 साल में परफॉर्म ही नहीं करे। अब कई लोग पूछ रहे थे कि उसका मतलब क्या है, मतलब निफ्टी में तो प्रीमियम हमेशा रहेगा। निफ्टी में प्रीमियम रहेगा, निफ्टी ऊपर भी जाएगा, लेकिन निफ्टी में आप देखो ना, पिछले 5 साल में निफ्टी जो है 50% रिटर्न डिलीवर किया है, राइट। तो आज की डेट में अगर निफ्टी का मार्केट कैप $110 ट्रिलियन है, राइट, तो उस टाइम पे एटलीस्ट ये मान के चले कि $70 ट्रिलियन तो होगा ना 18 में। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स का जो मार्केट कैप आज की डेट में है वो सेम वही है जो 2018 में था। नेट इन नेट सेक्टर स्टॉक चले होंगे, मतलब उसमें अगर 100 स्टॉक्स है, 100 में से हो सकता है 40 स्टॉक चले होंगे, लेकिन 60 स्टॉक्स ने मार्केट कैप खो भी तो दी। ऑल इन ऑल स्मॉल कैप इंडेक्स ने मतलब कोई मार्केट कैप ऐड ही नहीं करी, आपने मान के चलिए, राइट। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग ड्रास्टिकली चेंज हुई है पिछले 2 साल में, और मेरे को लग रहा है आने वाले 3-4 साल में और अच्छी से चेंज होंगी और अच्छे से ग्रो करेंगी। तो कहीं ना कहीं वहां पे पैसा जो है ज्यादा आएगा। और इनकी तो आपको पता, देखो निफ्टी की तो हम बात कर रहे हैं, $110 ट्रिलियन आज की डेट में मार्केट कैप होगी, राइट। 105 से $110 ट्रिलियन, ट्रिलियन डॉलर बोल रहा हूँ, ट्रिलियन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नॉट $ट्रिलियन, ट्रिलियन, मतलब 105 लाख करोड़ या 110 लाख करोड़ के करीब होगी। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स तो बड़ा छोटा है, मतलब उसका तो होगा ही नहीं इतना मार्केट कैप। उसमें तो मतलब आप निफ्टी की मतलब 2% भी मार्केट कैप डाल दोगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे को लग रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा, इवन मिड कैप इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर सकता है। लार्ज कैप इंडेक्स ज्यादा नहीं चलेगा आने वाले 3 से 4 साल में, अगर मैं बड़ा पीरियड लूं तो 5 साल में। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आने वाले 1 साल में आए, मेरा मानना यह है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं
ग्रो कर रही है पिछले 2-3 साल से, 5 साल से, और आने वाले 5-7 साल में भी आपको लगता है ग्रो कर रही है, आप वहां पैसा लगाओ, मेरे को लग रहा है वहां पे बहुत बड़ा रिटर्न बन सकता है। ये मैं बात दावे के साथ बोल सकता हूँ। पर वॉलेटिलिटी रहेगी, आप ये नहीं कह सकते कि हम प्राइस गिरा हमने लगा दिया और हमारा भाव जो है वो मिल गया। 5 साल मतलब आप समझ सकते हो कितनी करेक्शंस आपकी देखनी पड़ेंगी, आपके कितने नेगेटिविटीज मार्केट में आएंगी, कितने ट्रिगर्स आएंगे, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, राइट, ये चीज। ठीक है विशु? राइट राइट, परफेक्ट सर। सर कुछ ऑडियंस से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो थोड़े से पहले वो ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ईशान चौधरी सर का सर क्वेश्चन था, आपने सर जैसा बोला मार्केट्स आर गोइंग टू राइज एज वेल एज विक्स, देन विल द मार्केट राइज बी चॉपी? मतलब इनका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है विशु? सर ये पूछ रहे हैं कि अगर मार्केट भी बढ़ेगा और विक्स भी बढ़ेगा तो क्या मार्केट राइज मतलब चॉपी मार्केट होगा क्या? काफी विक्स और मार्केट राइज साथ में अगर। मार्केट और विक्स अगर दोनों बढ़ेंगे तो चौपी तो होना ही है, राइट। बस ये है कि विक्स का लेवल आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो लास्ट ईयर हमने मैक्सिमम विक्स का लेवल क्या देखा था, या एक एवरेज विक्स का लेवल क्या था, तो इस साल वो सेम नहीं रहेगा। तो लाइक विक्स 10 पे 11 पे चली गई थी अभी मार्केट की, है ना। तो वो वापस अगर जाती है तो मान के चलिए कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉटम वहां पे बनाएगी। वो लेवल मेरे को लगता नहीं कि आपको 1-1.5 साल में देखने को मिलेंगे भी, राइट। विक्स ऊपर ही रहेगी 15-16, तो ये तो चलो नॉर्मल अभी चल रही है। बट मेरे को लग रहा है कि 2023 में शायद विक्स का एवरेज जो है ना वो 18 से नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही आएगा। और जितना ऊपर आएगा उतना ज्यादा वॉल्टाइल मार्केट रहेगा, और बढ़ेगा भी घटेगा, दोनों चीजें होती हैं, राइट। डिपेंड करता है कि आप किस एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहे हो। तो अब मतलब सपोज करो 25 तोड़ गया, 25 के ऊपर ही चला गया विक्स, इंडिया विक्स, तो प्राइसेस तो बढ़ने नहीं है, ज्यादा घटने में के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी, राइट, ये चीज है। सो ऑल इन ऑल आप ये ध्यान रखिए कि विक्स में कोई ब्रेकआउट कब आता है। अभी तो मतलब वो ब्रेकडाउन मोड में है, या कह सकते हो कि ब्रेकआउट करेगा, या बॉटम बना दिए, बनाएगा, अभी अभी कंफर्म नहीं है। मेरे ख्याल से बना दी है। अगर रीटेस्ट उसको करता है 10-11 पे या 12 पे वापस जाता है अभी विक्स, तो वो हो सकता है उसका फाइनल, एक कह सकते हो ना स्ट्रॉन्ग बॉटम, एक फाउंडेशन हो। और वो फाउंडेशन मेरे को लगता नहीं कि जल्दी से हिट होएगी, आने वाले 1 साल में एटलीस्ट, शायद 1.5 साल भी लग जाए। उसके बाद वो ऊपर में ही मिलेगा आपको विक्स, जो सेम अपना 2018 में सिनेरियो हुआ था, तो उस टाइप का आप मान के चलिए। तो ऊपर ही रहेगा मार्केट, और सॉरी विक्स, और जितना ऊपर रहेगा उतना वॉलेटिलिटी तो रहना ही रहना है। राइट सर, एल्युमिनियम सेक्टर पे आपका व्यू चाहिए अश्विन सर को। एल्यूमिनियम सेक्टर बड़ा अच्छा है, और एल्यूमिनियम सेक्टर का मतलब ऑल इन ऑल एल्यूमिनियम एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्टील का यूज बढ़ता जा रहा है साल भर साल। चाहे वो ट्रेन्स में हो या अलग अलग सेक्टर में हो, रेलवे हो या बहुत जगह पे एरोस्पेस में हो, तो ऑल इन ऑल एल्यूमिनियम विल आउट परफॉर्म द स्टील इन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, या ये मान के चलिए। तो कमोडिटीज में अगर स्टील एज ए सेक्टर आप लेते हो, या इसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं मेटल के, उसमें एल्यूमिनियम शायद स्टील को आउट परफॉर्म करेगा। बाय प्रोडक्ट्स या कुछ भी ये लगा लो आप, अलग अलग इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम का यूज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो आपके जो भी ब्रांडेड शोरूम्स आ रहे हैं, या इनके जो नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं, उसमें एल्यूमिनियम का काफी ज्यादा यूज हो रहा है स्ट्रक्चर करने के लिए, या जो लेआउट्स बनते हैं उनका सारा। पहले नहीं होता था, पहले वुड का ज्यादा होता था, वुड या और कुछ वो लोग बनाते थे। तो ऑल इन ऑल धीरे धीरे यूसेज जो इकोनॉमी का है वो बढ़ रहा है। तो एल्यूमिनियम पर कैपिटा लगा लो, या एल्यूमिनियम का जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कंजप्शन था पूरे साल का, वो ड्रेस्टिकली बढ़ेगा ओवर द स्टील। राइट राइट, परफेक्ट सर। सर सतीश सर ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है विच इज ऑन, मतलब काफी लोगों के दिमाग में होगा। व्हाट इज योर व्यू ऑन द अपकमिंग बजट सर? बजट में देखो, व्यू तो कुछ नहीं कह सकते हैं, सरकार क्या करेगी ये तो 1 तारीख को पता लगेगा। बट ये है कि शायद ये लास्ट बजट है चुनाव से पहले, मतलब लास्ट इन द सेंस एक फुल फ्लेज बजट है। अगले साल का बजट तो मतलब मान के चलो, अगर एक चांसेस तो इसी सरकार के ज्यादा है, लेकिन मान के चलो कि सब लोग ये मान के चलते हैं कि भाई पता नहीं आए नहीं आए, वो तो जनता तय करेगी अगले साल। लेकिन ये साल के उनके पास दे हैव अ रूम कि इस बजट को वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर तो वो लोग बजट में प्रोमिस कर सकते हैं, बट मतलब वो आप बिलीव नहीं करोगे, भाई आएगी तो ही तो करेगी ना, ये चीज है। इस साल जो भी वो लोग बजट में बताएंगे कि ये हमारा प्लान है, सो दे हैव टू एग्जीक्यूट इट
बिकॉज नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बड़ा ही स्पेसिफिक रहने वाला है, मान के चलो। और मेरे को लग रहा है सरकार सारे घोड़े खोलेगी यहाँ पे, मतलब सारे सेक्टर्स को लेके, मतलब बैलेंस एक वो जाना पड़ेगा, थोड़ा पॉपुलिस्ट भी हो सकता है, आप ये मान के चलिए, बट सेम ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल बेट्स जो हैं वो अगेन कोर इकोनॉमी पे ज्यादा रहनी चाहिए, ये मान के चलिए आप, कोर इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, किसान कुसून मन पे सब पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, पॉपुलिस्ट प्लस ब्लेंड ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड इस पे रहेगा। और शायद मेरे को ऐसा हो सकता है कि जो मिडिल कास्ट की बातें चल रही है कि टैक्स में कुछ रिबेट मिले, उस फ्रंट में भी कुछ रिलीफ आ सकता है। ये हर साल रहती है, इस साल भी है, इस साल थोड़ी ज्यादा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है कि बोल सकती है, बाकी वो तो 1 तारीख को पता लगेगा कि वो सही होती कि नहीं होती। अभी होप तो वही है 30-40%, वो 100 आएगी या 0% होगी, वो 1 तारीख को पता लगेगा। राइट सर। सर सुश्रुत सर का क्वेश्चन है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन फिन निफ्टी? मैं तो देखो इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, मतलब ट्रेड के लिए और उसके लिए। फिन निफ्टी वही फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स है। मेरे को लगता है कि शायद अंडर परफॉर्म करेगी इस साल पूरे मार्केट में। अब वही बैंकिंग वाला मैंने आपको बता दिया ना, आउट परफॉर्म नहीं करेगा, आउट परफॉर्मेंस का है, उसका टाइम जो था पिछले साल चला गया, इस साल अंडर परफॉर्म करेगा। राइट, परफेक्ट सर। किरण सर का क्वेश्चन था टू बेस्ट सेक्टर्स फॉर 2023, वो तो हमने बहुत डीप में डिटेल में आई थिंक डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद सर हमारे पास काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्विकली थोड़े बहुत स्टॉक्स बोलता जाता हूँ जिस पे आपको थोड़ा आपने ट्रैक किया हो तो यू कैन। जी जी जी। डॉक्टर मोहित अग्रवाल का क्वेश्चन था सूर्य रोशनी पे। मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, बट ठीक ठाक है काम उनका, अच्छा है मतलब। ओके। अनदर उनका ही अनदर क्वेश्चन था बीपीसीएल। बीपीसीएल अच्छा है। ओएमसीज बताया ना, पीएसयूज में ओएमसीज और पावर प्रोड्यूसर्स, ये मेरे को लग रहा है हॉट वो रहेंगे। यहाँ पे पी पी इतना कम है कि मतलब गिरावट ज्यादा नहीं है, बट बढ़ोतरी अच्छी आ सकती है एक बार मार्केट ठीक ठाक हो जाए तो, ये मान ली, मतलब आपको पैसा बना के दे देंगे अगर टाइम है आपके पास तो। राइट। विनय खेतान जी का था हिंदुस्तान कॉपर। कॉपर में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है, ये मान लीजिए। माने जैसे कॉपर ऊपर जा रहा है अभी कुछ दिनों से, चाइना रीओपनिंग का सारा कुछ सीन चल रहा है, तो ट्रेडिंग स्पेसिफिक बोले तो अपॉर्चुनिटीज हैं। इन्वेस्टिंग का मेरे को लग रहा है शायद अभी उतना अच्छा मौका नहीं है जितना होना चाहिए, पर ट्रेडिंग के लिए अच्छा है शॉर्ट टर्म, ओके, महीना 2 महीना। राइट। नेक्स्ट तो सर मेरे को आई थिंक पता है कि आपकी पसंद का स्टॉक है काफी, एक्वेरियस हैंडल है, उन्होंने पूछा है एनी व्यूज ऑन स्टॉक्स लाइक जुबिलेंट फूड्स? जुबिलेंट फूड्स ठीक है, मतलब कंजप्शन ओरिएंटेड है, पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मैंने आपको एक चीज बोली थी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है उसमें कट ऑफ होएगा। तो वो अगर मतलब वो ज्यादा बढ़ता है, वो अभी तो नहीं बढ़ेगा, शायद फरवरी मार्च के बाद ज्यादा बढ़ता है, तो उसके बाद ज्यादा ये सब कंपनीज को एक बार तो हिट देखने को मिलेगा। मतलब जो डाइनिंग आउट हो रहा है या सारी चीजें हैं, वो शायद थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा ग्लोबली, वो मतलब वो जो भी होगा ग्लोबली, ग्लोबली जो हो रहा है नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर। तो वहां पे शायद ये हो सकता है कि अर्निंग्स इनकी अगले साल इम्पैक्ट करें, अगले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद शायद स्टॉक ना कर पाए। बट हाँ, Q3 में काफी अच्छा किया है सब कंपनीज ने, तो उसके रिजल्ट के ऊपर अगर आप बेट कर रहे हो या आपको लग रहा है कि उसके रिजल्ट डिस्काउंटेड नहीं है प्राइस में, तो आप बेट कर सकते हो, अगेन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो आप, ये जो QSRs के जो जो भी चीजें है फिलहाल। राइट, राइट। सर राजगोपाल जी ने पूछा है व्हाट इज योर व्यू ऑन ओएमसी? में तो बताया ना, पीएसयूज में तो सबसे सही वही लग रही है, वहीं पे सब कुछ डिस्काउंटेड है, आईओसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, यहाँ पे मतलब मेरे को लग रहा है कि ये पूरे साल में गिरावट बहुत के चांसेस कम रहेंगे, मतलब गिरावट होगी लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल है ऊपर की साइड में। ओके। इवन रिफाइनिंग कंपनीज जो हैं ये तो करती हैं, लेकिन इसके अलावा जो कंपनीज जो रिफाइनिंग में है, वो भी अच्छा खासा यहाँ पे वो बना सकती हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट ईयर सॉरी लास्ट स्पेस में या लास्ट टू लास्ट में शायद डिस्कस किया था, जो भी रशिया इंडिया का डील होता है उसमें बहुत सारे जियो पॉलिटिकल कनेक्ट्स होते हैं, राइट, कि हम सस्ता तेल लेते हैं, फिर खुद भी यूज करते हैं, रिफाइनिंग करके आगे भी देते हैं कई मार्केट्स में, यूएस को भी देते हैं, तो वो सब रिफाइनिंग वाली कंपनीज भी ठीक ठाक कर सकती है। तो ओएमसी से कनेक्टेड जो भी कंपनीज हैं या ऑल मार्केटिंग जो भी कंपनीज हैं या सेक्टर के अंडर जो आती है, वो ठीक ठाक करेंगी, मतलब वहां पे ज्यादा गिरावट नहीं रहेगी, जो उन्होंने देखनी थी ना वो 2022 में देख लिए, मान के चलिए आप।
राइट। सर सागर जी ने पूछा है विच स्टॉक इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर माय 1 ईयर किड्स फ्यूचर। इनके लिए मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट मैं सही बताऊं तो एक ही स्टॉक है जो मेरे को आज के डेट में लगता है, एक नहीं दो तीन है। आप एफएमसीजी में चले जाओ किसी भी स्टॉक में, उनके लिए एक नहीं दो तीन में जाओ। एक तो है टाटा कंज्यूमर और दूसरा है आईटीसी, राइट। तो बाकी एचयूएल में भी जा सकते हो, बट एचयूएल की प्रोडक्ट्स को ना न्यू एज कॉम्पिटिटर्स बड़ा वो दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, राइट। तो एचयूएल की जगह आई वुड प्रेफर डाबर, राइट। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक रहेगा, उसकी जो ब्लेंड्स हैं, उसकी जो कुछ चीजें देखो, डाबर के एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शायद बाय नेम लोग खरीदते हैं। तो डाबर हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, आईटीसी, ये तीनों में मेरे को लग रहा है एक नहीं तीनों में जाना चाहिए अगर उनको अपने किड के लिए इन्वेस्ट करना है। तीनों में बराबर बराबर पैसा डाल के, अगर उनको लेट्स से हर महीने 5,000 10,000 1,000 जो भी पैसा डालना है, तो तीनों में बराबर बराबर अमाउंट आप डालें। और लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छा पैसा ये स्टॉक्स बना के दे देंगे, ठीक मतलब ठीक ठाक पैसा बना के दे देंगे, किड के लिए जो डालना है सेफ है। राइट राइट। सर नेक्स्ट डॉक्टर मोहित अग्रवाल ने पूछा है जस्ट डायल के बारे में। सर ये देखो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट डायल का जो मॉडल था ना, वो एक टाइम पे बड़ा पॉपुलर हुआ, राइट, जिस तरीके से उसने वो दी है, लेकिन उसमें डिसरप्शन इतना आ गया, इतने नए स्टार्टअप्स आ गए कि उन्होंने उसको उनका मॉडल को फेल कर दिया। अभी वो कितना भी जस्टिफाई कर लें, मतलब डेट इज मोर ऑफ ए ट्रेडिंग प्ले, आपको बोल रहा हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट तो मतलब उसमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। मतलब जो भी जस्ट डायल का मॉडल है ना, सो इट इज समथिंग जो मतलब आप किसी को समझाओगे तो उनको लगेगा अरे इससे तो बेटर मॉडल मैं ही बता दूं आपको, ये चीज है। तो कॉमन सेंस में देखोगे तो इन्वेस्टिंग का कोई वहां पे सेंस बनता नहीं है। उससे बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं। ट्रेडिंग में ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी कोई आती है, ब्रेकआउट वगैरह होते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तो कर सकते हो, मतलब वो उनके ऊपर। राइट सर। सर जिनल जी ने पूछा है व्यू ऑन अदानी स्टॉक्स। अडानी स्टॉक्स देखो, बड़ा मुश्किल होगा कहना, और बड़ी हिम्मत के साथ बोलना होता है ये। मेरे को लग रहा है अडानी स्टॉक्स का रन जो है ना, वो शायद, मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म हो गया है, बट ये जरूर बोलूंगा कि वहां पे एक कंसोलिडेशन तो आएगा। मतलब जो उनका रन हुआ है अडानी स्टॉक्स में, जो भी मनी इनफ्लो हुआ है, तो शायद वो मनी एक टाइम तो एक पीरियड में मतलब कंसोलिडेट करेगी। चाहे वो गिर के एक रेंज बना ले स्टॉक्स, उसी में घूमते रहे 6 महीना 8 महीना 9 महीना जो भी है, और उसके बाद राइज करें, या उसके बाद और भी फॉल कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि ऊपर की साइड के चांसेस अडानी स्टॉक्स के थोड़े कम रहेंगे, मतलब बहुत कम ऐसे अडानी स्टॉक्स रहेंगे जो आपको ऊपर की साइड में रिटर्न अच्छे दे देंगे शायद 2023 में। 24 की तो हम अभी बात ही नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा है, ये मान के चलिए। राइट सर। और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा विशु जी। जी। ऐसा है कि अडानी स्टॉक्स के जो पीस हैं वो बड़े हाई हैं, राइट। तो ग्रोथ रेट्स जो हैं वो जस्टिफाई अगर किसी भी स्टॉक में नहीं होंगे तो वो फॉल करेगा करेगा। कुछ भी गिरने शुरू हो गया, हो सकता है कि मार्केट को पहले अंदाजा हो गया हो कि शायद ये डिलीवरी ना दे उस टाइप की, उतना ग्रोथ रेट ना डिलीवर करे, तो गिर भी रहे हैं ना बढ़े भी। बट ऑल इन ऑल प्रोस्पेक्ट्स बड़े डिम रहेंगे बढ़ने के। राइट सर। सर नेक्स्ट मनीष जी का क्वेश्चन है वरुण बेवरेज पे। बढ़िया है तो, अच्छा है तो, मतलब कोई इसमें वो नहीं है दो राय, अच्छा कंपनी है, अच्छे ब्रांड्स है इसके पास। जब तक ये न्यू लाइफस्टाइल का जो कंजप्शन सीन है चल रहा है, चलता रहेगा अच्छा स्टॉक, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। राइट सर। सर दिनेश कुमार जी का है व्यू ऑन श्री पुष्कर केमिकल। श्री पुष्कर केमिकल्स का जो केमिकल डिवीजन है, वहां पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, बट न्यू कैपेसिटीज जो ऐड करी है इन्होंने पिछले साल भी, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको शायद H2 की अर्निंग्स में देखने को मिले। तो मेरे को लग रहा है H2 जो है श्री पुष्कर का H1 से बढ़िया रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है केमिकल डिविजन भी अच्छा करना शुरू कर दे, फर्टिलाइजर तो धीरे धीरे कर ही रही है। सो ऑल इन ऑल, बिकॉज ये इट्स ए जीरो डिस्चार्ज कंपनी, पर्सनल मेरे टेकलिस्ट में है, लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। मतलब वैल्यूएशन देखोगे तो बड़े चीप है, सारा कुछ है, और बहुत सारे सेगमेंट्स में इन्होंने एंट्री किया पिछले 3 4 5 साल में, और कैपेसिटीज को बढ़ाया है। ऑल इन ऑल
गुड कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, 2-3 years। ठीक है, ट्रेडिंग प्ले नहीं है ये, मान के चलिए आप, ये इन्वेस्टिंग प्ले है प्योर, और अच्छी कंपनी से। राइट सर। सर फिनोटेक्स केमिकल, हम्म, राहुल मित्तल जी। ये ट्रैक नहीं करता, सॉरी। ओके, नेक्स्ट सर मेक मनी ऑर्गेनिक्स। अच्छा है, मेक मनी, मतलब मेक मनी हो चाहे फाइनचैम हो, दोनों अच्छे हैं। राइट। RIL पे सर, हमारा अपना रिलायंस। रिलायंस तो कोई दोहरा ही नहीं है, रिलायंस तो मतलब क्या बोले, मतलब उसमें कोई नेगेटिव वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो आपको लेना चाहिए। ट्रेडिंग के तो मतलब वो लेवल देखना पड़ेगा आपको, वो देखना पड़ेगा, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा वो है। इवन मीडियम टर्म के लिए लेवल ठीक ठाक है रिलायंस का, कोई ज्यादा बुरा भी नहीं है। राइट सर। नेक्स्ट सर मास्टेक एंड सुप्रिया लाइफ साइंसेस। मैं मास्टेक को नहीं ट्रैक करता, ना सुप्रिया को करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वी हैव, वन सेकंड सर, मेरे पास बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑडियंस प्लीज क्वेश्चंस पूछ रहे जितने हो आप एक सेक्टर स्पेसिफिक करिए, वो उसमें मजा आएगा, देखो है ना, उसमें क्लियर हो जाता है पूरा। मेटल तो मैं सेक्टर अगर, एक ही लिया था। अब मैं चाइना की आपको एक बात बताता हूँ। देखो जी दो चीजें हैं। चाइना की जो रीओपनिंग है उससे सभी लोग खुश तो हो रहे हैं, लेकिन वहां पे हमें कुछ थोड़ा परेशान भी होना चाहिए, या थोड़ा सोचना भी चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? बिकॉज अगर एक्चुअल में उनकी रीओपनिंग हो रही है, और जो मैंने ग्राउंड चेक किया है, जो मैंने बात किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि दे आर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स इन बल्क, या अलग अलग सेक्टर्स में वो लोग बल्क प्रोडक्शन तो करेंगे अल्टीमेटली। मतलब अभी कर नहीं पाए, या जो रिस्ट्रिक्शन थे उसकी वजह से हो नहीं पाया, तो अभी वो लोग रेवेन्यू तो चाहिए ना उनको। तो वो करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, पूरा बल्क प्रोडक्शन करेंगे, और उनको कम प्राइस में डंप करने की कोशिश करेंगे। अब वो जो कम प्राइस में डंप करने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से मल्टीपल सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ सकता है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि डिमांड सिनेरियो नीचे जा रहा है, थोड़ा डिमांड हल्की हल्की लो हो रही है बहुत सारे कंट्रीज में, लाइक यूरोप जोन में, और यहाँ पे अगर वो ऊपर नहीं जाता है और नीचे जाता है, तो अल्टीमेटली प्राइसेस विल स्लाइड डाउन, नीचे ही आने हैं प्राइसेस आपके, मेटल हो चाहे कोई भी हो। राइट। अब यहाँ पे केमिकल्स की अगर मैं बात करूं, तो केमिकल्स में कमोडिटी केमिकल्स को स्पेसिफिकली मैं चाहूंगा कि अवॉइड करना चाहिए, मतलब क्योंकि कमोडिटी केमिकल्स में एक तो मार्जिन वैसे भी नहीं रहता। राइट। और चाइना अगर रीओपनिंग कर रहा है, तो कमोडिटी केमिकल्स बिलीव मी बहुत सस्ते बेचता है, वो बहुत इतने सस्ते बेचता है कि मतलब इंडिया हो चाहे कोई कंट्री, वो बोलेगा यार यहाँ पे तो इतना मैं केपेक्स करूंगा तो भी नहीं बना पाऊंगा, इससे बड़े इंपोर्ट करके बेच ले। ठीक है। तो सेक्टर स्पेसिफिक आपको देखना पड़ेगा। रीओपनिंग 1-2 महीना हो सकता है आपको ग्लूमी पिक्चर दे दे चाइना, रीओपनिंग देके ग्रोथ आ जाए, और वहां पैसा भी जा रहा है सारा कुछ, लेकिन इन ए मीडियम टर्म चाइना रीओपनिंग, सॉरी, हो सकता है जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, या कह सकते हो कि जो प्राइसेस हैं उनको नीचे लेके आएगी, ऊपर तो नहीं लेके जाएगी, ये मान के चलिए आप। राइट। बिकॉज सप्लाई जो है वो बढ़ा देगी, इतनी बढ़ा देगी कि, और डिमांड बढ़ नहीं रही है। देखो डिमांड तो अल्टीमेटली नीचे की साइड में जा रही है ना, आपकी डिस्क्रिशनरी नीचे जा रही है, और भी धीरे धीरे आएगी। तो अल्टीमेटली प्राइसेस विल स्लाइड डाउन, और प्राइसेस स्लाइड डाउन जाएंगे तो हमारी कंपनी टॉप लाइन तो कर नहीं पाएंगी कोई भी वर्ल्ड में, मेटल हो या कोई भी हो कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में बड़ा सिलेक्टिव रहना है, और चाइना का जहाँ डोमिनेंस है उन सेक्टर में तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक आपको रहने का है। वो अलग बात है कि बहुत सारी कंपनीज ने चाइना ने जो बंद रखा था 1-1.5 साल अभी कोविड के बाद में, उसमें अच्छा खासा शेयर ले लिया है। बट वो पूरे शेयर में से थोड़ा बहुत शेयर जो है चाइना वापस ले लेगा। और जिन कंपनीज ने कम शेयर लिया है, राइट, ज्यादा नहीं ले पाई, उसका तो जो कम लिया है उसको भी ले लेगा, और जो उसका है उसका भी ले लेगा वापस। तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ रहना है आपको, ये भी है। तो ये एक मेरे ख्याल से, मेरा एक पर्सनल व्यू है कि चाइना की रीओपनिंग जो है वो उनके लिए बहुत अच्छी है। जैसे हमारी रीओपनिंग हुई थी 2021 में सेकंड वेव के बाद, हमने बहुत अच्छा किया है अभी तक। राइट। तो सिमिलरली चाइना भी परफॉर्म करेगा, हो सकता है उनकी जीडीपी 5% बोल रही है आज की डेट में, ज्यादातर ब्रोकरेजेस और या जो भी फोरकास्ट करते हैं, हो सकता है वो लोग 8% ग्रो करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी कि चाइना 8% भी ग्रो कर सकता है, जिस तरीके से थिंग्स आर चेंजिंग हेयर। और ओमिक्रॉन या जो भी वहां पे वेव आई थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना दिखाया गया था। तो ऑल इन ऑल वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, चाइना का जितना ज्यादा ग्रोथ आएगा,
एक्सपेक्टेशन से उतना शायद कुछ सेक्टर्स के लिए नेगेटिव भी है, मान के चलो, बिकॉज वहां पे सप्लाई क्रिएट होगी, और सप्लाई क्रिएट होनी है तो वहां पे टॉप लाइन आपका अगर नहीं ग्रो करना है, मतलब आप सोचो ना, एक कंपनी है जो आज की डेट में 100 टन का प्रोडक्शन करती है और वो 5,000 पर टन के हिसाब से उसका रियलाइजेशन है। अब वो जो प्राइसेस हैं वो 5,000 पर टन से सपोज करो घट के 4,000 पे 4,500 पे आ जाते हैं, और उसका प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, तो वो टॉप लाइन में तो वैसे ही डीग्रो करेगी, बॉटम लाइन में तो डीग्रोथ रोक ही नहीं सकता है। अगर कॉस्ट वगैरह ऊपर रही तो बॉटम लाइन में डीग्रोथ और ज्यादा हो जाएगा, और बॉटम लाइन का डीग्रोथ का मतलब ये है कि आपका ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ईपीएस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अल्टीमेटली आपका जो प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसको मार्केट डिस्काउंट करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, चाइना की रीओपनिंग पे इतना भी ज्यादा गंगो नहीं होना है कि भाई चलो सेलिब्रेट करो उसको सारा कुछ, ये सब चीजें स्टॉक उसमें रहो। इसलिए मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में ज्यादा रहिए आप। ये हमारे जो कैपिटल गुड्स हैं, जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी जो इंजीनियरिंग है, या हमारे जो इंफ्रा है, इंफ्रा कंपनीज अच्छा करेंगी, सीमेंट कंपनीज अच्छा कर सकती हैं, इंफ्रा अगर अच्छा करता है तो यहाँ पे ज्यादा आपको बुलिश रहना चाहिए, रादर देन जो बाहर का एक्सपोजर ज्यादा है उसमें। राइट सर। सर सागर सर ने आपका नहीं सॉरी अजय सर ने आपका व्यू पूछा है फर्टिलाइजर तो हमने पहले ही कवर कर लिया था। हाँ, एक और आया था, आई फॉरगॉट किसने पूछा था, बट दे वांट टू नो अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर। कौन सा सेक्टर? इंश्योरेंस सर। इंश्योरेंस ठीक है, मतलब धीरे धीरे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंश्योरेंस का, अभी भी 20-22% ही है देखा जाए तो जितना भी उसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा उतना वो ठीक करेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में आपको लॉन्ग टर्म पैसा लगाना है तो लगाइए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज उसमें तो फ्लो आता है इंश्योरेंस ऐसे सेक्टर में तभी बनता है, बाकी लॉन्ग टर्म में आपको पैसा लगाना है आप लगा सकते हो, धीरे धीरे ग्रो करेगा, मेरा मानना ये है। मतलब जब तक देखो मैं आपको बताता हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर को आपको अगर पैसा बनाना है पर कैपिटा इनकम को ट्रैक करिए। हमारा पर कैपिटा इनकम जब तक $2,500 को नहीं क्रॉस करता है तब तक ये सब जो भी एलाइड सेक्टर्स हैं, या मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है 2,400-2,500 जिसके अबव बहुत सारे सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आप इंश्योरेंस भी कराओगे, आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और ज्यादा डबल हो जाएगी हो सकता है, या 1.5 गुना हो जाएगी, आपके बहुत सारे सेक्टर ग्रो करेंगे। तो हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं बढ़ रही है जितना एक्सपेक्टेड, मतलब जो चाहिए वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब वो बढ़ने लगेगी ना, या आपको लग जाएगा कि 1-2 साल बाद वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, उस दिन आप इंश्योरेंस पे पैसा लगाना, शायद आपको बहुत अच्छा पैसा मिले। बट अभी मेरे को लग रहा है आने वाले 1-2 साल में इंश्योरेंस में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट सर। सर सागर सर ने क्वेश्चन पूछा है, विच स्टॉक इज द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, नहीं ये तो हो गया। हाँ, वेयर टू ट्रैक द कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज, इज देयर इनर और वेबसाइट फॉर इट? दो ही चीजें हैं, या तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां पे मिल जाएगा, या उनकी प्रेजेंटेशंस आती है वहां पे मिल जाएगा, या फिर उनकी खुद की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, या एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप है, तो वहां पे तो तभी पता लग पाएगा, या आपको कोई ग्राउंड चेक करना पड़ेगा उसका, क्योंकि जो जो ज्यादा माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज कुछ रहती हैं अंडर 500 करोड़ मार्केट कैप, जो कि प्रेजेंटेशन नहीं शेयर करती हैं कुछ भी, उनका वेबसाइट ही सब कुछ है। तो वहां पे देखो, अल्टीमेटली आपको लग रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, राइट, रिस्क वहां पे बड़ा ले रहे हो, तो आपको, अगर आप बड़ा रिस्क ले रहे हो तो आपको रिसर्च भी बड़ा करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड चेक करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा भाई एक्चुअल में कैपेसिटी बढ़ भी रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये चीज है, एनुअल रिपोर्ट में तो हो सकता है लिख दें, राइट, या कोई कंपनी ऐसी है जो कॉन कॉल करती है, तो कॉन कॉल में जानिए, कॉन कॉल में आपको 15 ऐसे लोग मिलेंगे जो पूछेंगे उनसे अलग अलग सवाल, कोई कैपेसिटी पे पूछेगा, कोई ग्रोथ पे पूछेगा। सो कॉन कॉल इज अ वेरी गुड थिंग टू रीड, बिकॉज देयर से टू वे कम्युनिकेशन, एक बंदा पूछ रहा है एक बंदा बता रहा है, आप समझ सकते हो कि, और काउंटर क्वेश्चन हो रहे हैं वहां पे। एनुअल रिपोर्ट यार ऐसी है जहां पे आप, जो मतलब आपको पढ़ने में तो अच्छी लगेगी लेकिन उसको वैलिडेट करना जरूरी है, बिकॉज डेट इज वन वे कम्युनिकेशन। आपको कंपनी ने ये बताया कि दीज आर आवर प्लान्स, राइट, बट whether these plans whether those plans are going to get implemented or not, we don't know। मतलब कई कंपनीज ऐसी हैं जो हर साल लिख देती हैं कि ये करने वाले हैं, थैंक यू शेयर होल्डर्स, ये वो, लेकिन कुछ नहीं होता है वहां पे। तो वहां पे आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन कॉल है, ये सारी चीजें, तो आपको वो सब रीड करनी चाहिए, वहां से पता लग जाएगा कितना कैपेसिटी बढ़ रहा है कितना नहीं। एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम पे आपको ज्यादातर कंपनी की कॉन कॉल देखने को मिलेंगी, जिस तरीके से हमारा मार्केट बढ़ रहा है, सारा हो रहा है, तो उनको जानिए। और कंपनी की प्रेजेंटेशन आ रही तो और अच्छी बात है, वहां तो लिख ही देती है कि इतनी कैपेसिटी है, इतना बढ़ाने का हमारा प्लान है,
उसको वैलिडेट कर देना है और ये देख लेना है कि वो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इंटरनल एक्रोल से हो रहा है या इधर उधर से उधार वो कंपनी उठा रही है और कैसे उसको मैनेज कर रही है और कर भी पाएगी कि नहीं ये देख लेना है। ये होता है तो ठीक है, ग्रो तो होना ही है। बट ये नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी स्लो डाउन चल रहा है और जैसा हम लोगों ने शायद पिछले 1 महीने पहले बात करी थी कि 23 में एक रिस्क रहेगा। अगर कोई भी जैसे लोग बोल रहे हैं ग्लोबल रिसेशन आता है, स्लो डाउन आता है, वो अगर आया तो आपकी जितनी कंपनी जो केपेक्स कर रही हैं और बैंकों से उधार लेके कर रही हैं वहां पे आपको बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। मतलब वो कंपनीज को दिक्कत होएगा वो ईएमआई पे करने के लिए। राइट सर, राइट। हमारे पास तो सर क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं। आई थिंक आज सेंचुरी हो जाएगी, 96 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। काफी सारे रिपीट भी हैं। सो फाइनेंस सेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, मनीष जी ने फाइनेंस और आईटी पूछा था, वो हम कर चुके हैं। किरण जी उन्होंने बेस्ट 2 सेक्टर्स पूछे तो वो भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए। डिफेंस सेक्टर हमने डिस्कस कर लिया है। अंशु जी, नेल्सन मेल ने आईटी सेक्टर पूछा था, वी हैव डिस्कस दैट। नीरज जी ने सर पेंट कंपनीज पूछा है। And Varadan, I'm not sure how to pronounce that, but उन्होंने सेमीकंडक्टर कंपनीज पूछा है। सेमीकंडक्टर में बड़ी सिलेक्टिव कंपनीज है, बड़ी कंपनीज के साथ जाइए। छोटी कंपनी उतना कैपेक्स नहीं कर पाएंगे। तो वेदांता वगैरह का आया था तो शायद उनके साथ ही रहना चाहिए। एक दो कंपनी शायद राजेश एक्सपोर्ट्स ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ किया था, वो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनीज के साथ जाइए, बाकी ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है, मतलब सॉरी ज्यादा छोटी कंपनीज के साथ नहीं जाना। राइट। एंड सर पेंट सेक्टर, पेंट में देखो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आता है ये भी। तो मेरे को लग रहा है अगर डिमांड में स्लो डाउन आता है, जो भी ग्लोबल मंदी बोल रहे हैं लोग, तो पेंट पे भी असर तो पड़ेगा। देखो जिन लोग के प्लान्स रहेंगे पेंट करना या इस चीजों को यूज करना या रियल एस्टेट हो गया, फर्क पड़ना है। राइट सर। सर पुनीत जी ने पूछा है, विच साइंटिफिक मैट्रिक्स टू बी फॉलोड फॉर इन्वेस्टिंग, योर अप्रोच फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स फॉर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। देखो शॉर्ट टर्म के लिए इज समथिंग विच इज टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। If you're tracking the company, just check the technicals and all. What technicals or chart is validating, तो उसके थ्रू वो करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आई गेस चार्ट्स आर स्लेव्स, और कह सकते हो कि चार्ट्स जो है वो अल्टीमेटली फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको फंडामेंटली वो कंपनी प्लस उस सेक्टर में क्या होने वाला है आने वाले 5 साल में, क्या टेलविंड्स हैं क्या हेडविंड्स है, वो सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। राइट, वंस यू नो द हेडविंड्स एंड टेलविंड्स ऑफ दैट कंपनी एंड सेक्टर, राइट, उसके बाद आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और एक चीज देख लेनी कि उसमें रिस्क कोई बड़ा तो नहीं है। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी तो कोई बड़ा रिस्क तो नहीं हो सकता है। बड़ा रिस्क कुड बी डेट तो नहीं है, और डेट तो अवॉइड ही करना है। डेट जो डेट ओरिएंटेड कंपनीज हैं वो सारा, या कोई और ऐसा रिस्क तो नहीं है कि भाई सरकार का कुछ आ गया या गवर्नमेंट चेंज होगी तो उसमें उस सेक्टर में रिस्क आ जाएगा। ऐसा ऐसे सेक्टर्स को अवॉइड करना है जहां पे चेंज इन गवर्नमेंट या कुछ भी ऐसी चीजें जो प्रोमोटर के हाथ में नहीं है। राइट, तो ट्राई टू अवॉइड दोस कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म। राइट, अब जैसे एफएमसीजी कंपनीज हैं, अभी किसी की भी सरकार आती है, मतलब कोई भी पार्टी का सरकार आता है, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप द कंजप्शन ऑफ एफएमसीजी कंपनीज ना। राइट, आप मतलब च्यवनप्राश यूज कर रहे हो डाबर का, तो यूज डाबर का ही करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल आप सरकार बदल गई तो आपने मतलब किसी और कंपनी का च्यवनप्राश ले लेना है, ऐसा नहीं होना। राइट, या टूथपेस्ट जो यूज कर रहे हो वही ब्रांड यूज करोगे। तो कंजप्शन में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन देर आर सर्टन सेक्टर्स, इंफ्रा हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट होते हैं गवर्नमेंट के चेंज से। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि कौन से सेक्टर में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में तो अगेन फंडामेंटल ठीक है, चार्ट देखिए, वॉल्यूम आ रहा है, पैसा आ रहा है उस सेक्टर में, उस स्टॉक में आप बेट करिए, आपको आपके विनिंग के चांसेस ऑटोमेटिकली हाई रहेंगे। राइट सर। तो हमारे पास तो ओवर 100 ऑलरेडी चले गए हैं। पीएससी पे हम लोग कवर कर चुके हैं। फॉर दोज जिन लोगों का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम कवर कर चुके हैं, सो वील रिलीज अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट इमीडिएटली आफ्टर इट्स ओवर। आप लोग यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द पॉडकास्ट। ऑफ कोर्स बहुत बहुत सारे सेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू हियर।
सर एक अच्छा क्वेश्चन है, आई वांट टू टेक इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे. द एक्चुअल क्वेश्चन केशव सर का है कि हाउ टू अर्न 3 to 4% मंथली. बट मैं इसको कुछ इस तरीके, तो ऑफ कोर्स सर का क्वेश्चन तो आप लेना ही, बट मैं एक और ये चीज भी पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट, बी इट मंथली बी इट एनुअल, या आप कैसे देखते हैं, एंड क्या, बिकॉज सेटिंग दैट एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग मार्केट में उतरते हैं कि 6 महीने में पैसा डबल लेके, तो क्या है, बिकॉज अगर आप 4% मंथली करते हो तो आई थिंक कंपाउंडिंग से इन लेस देन 2 years यू विल डबल योर कैपिटल. तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं देखो, मेरे को एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताओ विशु, जो आपके पैसे 6 महीने में डबल कर देता है. सर अनलेस कोई पॉन्जी स्कीम चल रही हो, आई डोंट थिंक कोई एग्जिस्ट करता होगा. तो आप सोचो कि इतने बड़े एयूएम पे, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड है, उसका एयूएम तो कम से कम 500 करोड़ 1000 करोड़ तो होता होगा. जब वो पैसे इतने बड़े मनी को डबल नहीं कर पाता है, उसके पास पावर है, राइट, सारी चीजें, तो आप कैसा सोच सकते हो कि मैं 10 लाख को 20 लाख कर लूं 6 महीना में? ऐसा नहीं होता है. तो मतलब हो भी जाए ना अगर 10 से 20 लाख, आप ये मान के चलो कि जो बुल मार्केट का जो यूफोरिया होता है, जो पीक होती है ना, पीक, मतलब उस पीक का जो लास्ट 10% या 15% राइज होता है विशु, उसमें वो राइज होता है जिसमें 6 महीने में लोगों के पैसे डबल होते हैं. अगर आपके 6 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं एज ए ट्रेडर, आप मान के चलिए कि बुल मार्केट का जो पीक है वो आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बड़ा पास है, राइट. ये मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है मल्टीपल साइकिल से. उसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसा पीरियड होता है जिसमें 6 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं. हाँ, ये हो सकता है, जैसे आपने बोला मिनिमम एक्सपेक्टेशन, मेरा मानना ये है, क्वार्टरली एज ए ट्रेडर आपको 8 से 10% अगर मिल जाते हैं तो यू आर ए वेरी गुड ट्रेडर, राइट. मतलब क्वार्टरली अगर आपको हर क्वार्टर में 8 से 10% एवरेज मिल रहे हैं, एवरेज, तो यू आर ए वेरी गुड ट्रेडर. मतलब आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है, ये मान के चलिए. मतलब साल में आप नाना करते हुए कम से कम 50 से 60% टका रिटर्न बना लोगे इस तरीके से. और 50 से 60% टका रिटर्न का मतलब क्या हो गया, आप खुद ही लगा लो. मतलब इसका मतलब ये है कि आप 2 साल में पैसा डबल कर लोगे. और इवन दो नहीं, मतलब 3 साल में भी अगर आप पैसा डबल करते हो, तो एक थ्योरी आती है ना कि 30 साल में आपका पैसा जो है वो 100 गुना हो जाता है, अगर आप हर 3 साल में पैसा डबल करते हो तो. और उसके लिए 15 शायद कितना 22-23% ही CAGR चाहिए आपको, ज्यादा नहीं चाहिए. ये तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको. सो ऑल इन ऑल क्वार्टरली एक्सपेक्टेशन रखो, पीरियड को बढ़ाओ आप. लोग क्या करते हैं, पीरियड को शॉर्ट बड़ा करते हैं. 1 महीने में मेरे को 20% चाहिए, ऐसा नहीं होएगा. मार्केट आपकी नहीं सुनेगा ना, राइट. आप गए मार्केट में, आपको मतलब आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो ना, मार्केट थोड़ा ना सुनता है. इज देयर एनी टर्मिनोलॉजी, इज देयर एनीथिंग कि आपको लगा कि यार मेरे को 20% 15% 10% रिटर्न चाहिए मार्केट में इस महीने? मार्केट तो ना सुनेगा. मार्केट ये देखेगा भाई आप आए हो मार्केट में, ठीक है, आपको जो स्टॉक लेना मतलब ले लो. आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को पता ही नहीं है, राइट. बट अल्टीमेटली अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और आपका एग्जीक्यूशन वैसा नहीं है, आपकी स्टॉक सिलेक्शन गलत है, आप गलत टाइम पे एंटर कर रहे हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड तो नहीं करेगा, पनिश शुरू कर देगा. ये चीज जो हुआ भी है 2000 सॉरी दिसंबर में, राइट. और मेरा मानना है कि जनवरी में भी होगा. एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, शायद हमने फर्स्ट फेज ऑफ दिस स्पेस में डिस्कस भी किया था, कि मार्केट जब एक रेंज में खड़ा हो जाता है, राइट, कि ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे हो, और लोगों को ये लगने लग जाए कि यार यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट या ये यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, उसके बाद मार्केट बिल्कुल उल्टा करता है. और उससे पहले मार्केट मेजोरिटी ऑफ पीपल की मेंटेलिटी बना देता है कि भाई मार्केट जो है यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा. तो अभी मेजोरिटी ऑफ पीपल की मेंटेलिटी बना दी है मार्केट ने, या बना रहा है, दोनों में से एक चीज बोल रहा हूँ. शायद इस हफ्ते डिसीजिव फॉल या डिसीजिव राइज आपको मिल जाएगा, राइज के चांसेस ज्यादा है, मेरा मानना ये है. और फॉल भी आया तो शायद फेक होएगा वो, मेरा मानना ये है. 17,400 500 तक जाएगा, लेकिन वहां पे लोग और ज्यादा बेरिश हो जाएंगे, एक्सट्रीम बेरिश हो जाएंगे, राइट. और लोग बोलते हैं ना कि वीक हार्ट्स, मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर के फॉल के बाद, मतलब जो दिसंबर का फॉल आया था ना विशु, वो वीक हार्ट्स का फॉल नहीं था. वीक हार्ट्स तो हो सकता है दिसंबर में निकल गया हो. उसके बाद जो मार्केट का एक्शन रहा है उसमें
पार्शली कन्विंस्ड लोग भी निकल गए हैं, इवन फुली कन्विंस्ड लोगों ने भी अपनी पोजीशन को ट्रिम डाउन कर लिया है। ये इस तरीके का मार्केट है आज की डेट में। तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट बड़ा लाइट हो जाता है, और लाइट मार्केट के गिरने के चांसेस कम होते हैं, उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब मेरे को लगता है, मतलब आने वाले 2-3 हफ्ते में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगा ग्लोबली मार्केट में, और डोमेस्टिकली भी अगर वो रहता है, तो आपको ऊपर की तरफ में राइज बड़ी स्टीप मिलेगी, हैरानी मिलेगी, और लोग लेंगे नहीं। देख लेना आप 18,300 18,500 तक लोग माल ही नहीं ले पाएंगे, मतलब लेंगे नहीं, बोलेंगे यार ये बाउंस है, ये है, वो है। बिकॉज अभी तक जो साइकोलॉजी बिल्ड हुई ऐसी बिल्ड हुई है हमारी। 18,300 रेसिस्टेंस है, 18,300 क्रॉस भी कर दिया, तो जैसे भी एक दिन कर दिया था 18,100, फिर गिर गया। तो वो एक साइकोलॉजी बन गई है हमारी कि भाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या हो रहा है आता पता नहीं है कुछ भी। तो 18,500 तक मेरे को लग रहा है पीपल विल बी इन दैट डिलेमा कि नहीं ये भाई एक बाउंस है। लेकिन तब तक स्टॉक प्राइसेस आपको अच्छे खासे ऊपर मिलेंगे उन सेक्टर्स में जहां पे पैसा जा चुका है। Right, sir. Sir, दो फाइनल सेक्टर्स आई थिंक फॉर द डे वी कैन पिक अप। बाय द वे, जिन मैंने काफी सारे कमेंट्स को अभी लाइक किया है फ्रॉम माय पर्सनल हैंडल, विशु कार्तिक का जो पर्सनल हैंडल है, जिन लोगों के कमेंट्स को मैंने लाइक किया है वो स्पेस में वो स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हो अगर इफ यू फाइंड अ लाइक ऑन योर ट्वीट फ्रॉम माय हैंडल, दैट मींस वो सेक्टर कवर हो चुका है। आपको स्पेस में कहीं ना कहीं आप दोबारा सुनोगे तो मिल जाएगा, सो यू वोंट बी एबल टू टेक देम अगेन। But immediately after the podcast, we'll release the recording. You can listen to it there. Sir, final two sectors जो अभी नहीं cover हुए थे and questions में भी cover हुए हैं, सूरज जी और लक्ष्य जी ने पूछा है। One is biodiesel and ethanol and जो ये वाले green energy sectors हैं. Second is liquor. तो लिकर तो देखो, सिंथ स्टॉक्स तो अगेन डिस्क्रिशनरी में आ जाएंगे, तो डिमांड अगर गिरेगा तो उनका कंजप्शन भी गिर सकता है। Sir, liquor अ, डिस्क्रिशनरी में आएगा क्या सर? आएगा, मतलब देखो जब ओवरऑल जब इकोनॉमी का जो सिनेरियो डाउन रहता है ना, तो उस टाइम पे अब लोगों के पास पैसे नहीं तो क्या करें हम, ये बात है, ठीक है। तो हालांकि कंजप्शन परमानेंट है उसका, मंदी हो तेजी हो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब सिनेरियोस अच्छे रहते हैं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब ग्रोथ वगैरह रहेंगे, प्रॉफिट्स वगैरह रहते हैं, तो कॉर्पोरेट्स वगैरह सब ये पार्टीज या बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उस टाइम पे इसका कंजप्शन अच्छा खासा रहता है, राइट। जब डिमांड कम रहती है ना, उस टाइम पे मतलब गिर जाता है कंजप्शन, मतलब वॉल्यूम गिर जाता है, और यहाँ पे वॉल्यूम फॉल बहुत बड़ा फॉल है, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा कुछ वो रहेगा, मतलब बैलेंस वो रहेगा। मतलब प्रोमिनेंट कंपनीज में आप रहिए जिनका मार्केट शेयर अच्छा है, जो सीएसडी को सप्लाई कर रहे हैं, कैंटीन सेल्स डिपार्टमेंट्स को, रेडी को हो गया ये सब, उनका हिसाब किताब ठीक रहेगा। छोटे प्लेयर्स जो हैं वो इतना कुछ खास कर नहीं पाएंगे, ये मान के चलिए आप। राइट राइट, परफेक्ट सर। सर, एज प्रॉमिस शुरुआत में हमने स्पेस में दो चीजें और डिस्कस की थी, तो वो और फाइनली मैं टेक करना चाहता हूँ क्विकली। वन इज ऑफ कोर्स हाउ टू मेंटेन द साइकोलॉजी इन दीज टाइम्स, एंड सेकंड इज जो आपकी वॉच लिस्ट फॉर 2023 रिसेंटली हमने अपने हैंडल पे पब्लिश की थी, उसके बारे में इफ यू कैन हैव सम इनसाइट्स। साइकोलॉजी और दूसरा क्या बताया आपने? सर, आपकी जो 2023 वॉच लिस्ट रिसेंटली पब्लिश की थी। हाँ हाँ, तो साइकोलॉजी में देखो, साइकोलॉजी में सबसे जरूरी मतलब सब दो चीजें हैं जो साइकोलॉजी में मैं सबको रिकमेंड करूंगा। आपको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपना होल्ड बनाना है। पहला, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग। दो चीजें हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, बस, राइट। एंड थर्ड अगर मैं ऐड करूं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो आपको तीन चीजों को हमेशा ट्रैक करते रहना है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब क्यों, क्या रीजन है उसके, एंड थर्ड इज कि अगर ये हो रहा है तो उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। उसमें आपको दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर और कोई भी चीजों में, आप देख लेना आपकी साइकोलॉजी है ना, एक साल, मतलब एक साल तो कम बोल रहा हूँ, 2 साल बाद आपको बड़ी अच्छी मिलेगी, देख लेना। मतलब आप इस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग,
थर्ड इज व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। बस ये 3 चीजों पे आप किसी भी चीज को एनालाइज करिए। और ये स्टॉक मार्केट के लिए भी नहीं है, ये मैं बोलता हूँ आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है। कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो, राइट। और दूसरा आपने जैसे बोला इन्वेस्टमेंट आइडियाज, तो जैसे मैंने बताया था BHEL हो गया, राइट, कोल इंडिया हो गया। तो ऐसी कंपनीज जो है आपको PSUs, मेनली PSUs ही हैं, और OMC में IOC ले लो आप, ये सब कंपनीज आपको अच्छा करती हुई मिलेंगी। राइट, राइट, परफेक्ट सर। तो सर ये तो था टाइम। अब सर नेक्स्ट मेरे को बस एक ही चीज और पूछनी है कि अगली बार हमें मौका कब मिलेगा आपसे बातें करने का और आपसे सीखने का? देखो हम सब लोग सीखेंगे अगली बार। देखते हैं कि मार्केट जो है, प्रॉब्ली हम बजट से पहले कोशिश करेंगे बजट के आसपास, राइट, कि मार्केट कहाँ जा रहा है और क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है क्या नहीं है। और एक एक चीज और मैं कोशिश करूंगा कल या परसों में, जो भी हमने स्टॉक डिस्कस करे हैं, तो ट्रिंकर पे आप लोग जानते हो, आप लोग रिपोस्ट कर देगा उस पोर्टफोलियो को। तो एक पोर्टफोलियो है मूव विथ मोमेंटम, राइट, उसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे वापस से, ये सब स्टॉक्स के साथ जो हमने डिस्कस किए हैं, या ये सब सेक्टर्स के साथ। तो वो भी आप देख सकते हो ट्रिंकर पे जाके, सभी लोग मूव विथ मोमेंटम, राइट इशू। तो बजट के आसपास हम लोग देख लेंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक मार्केट कहाँ जाता है, किस करवट में जाता है। होपफुली ऊपर ही जाना चाहिए, जिस तरीके से सेंटिमेंट्स हैं एंड ऑल। गिरने के चांसेस थोड़े कम यहाँ पे, मतलब बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, गिरने के चांसेस बहुत कम है। 70-30 आप बोल सकते हो, राइट। अब वो कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ इवेंट हो जाए, तो कह नहीं सकते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बट बढ़ने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, और उसको हम लोग रिव्यू करेंगे प्रोबेबली अराउंड द बजट, लास्ट वीक ऑफ जनवरी या बजट के आसपास, ठीक है। राइट, परफेक्ट सर, परफेक्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत अच्छा लगता है हर बार आपसे बातें करके, आपसे सीख के। And thank you our audience as well for listening to us. It's been almost 1.5 hours now, so we still have over 300 people. So sir, all kudos to your experience, your knowledge, your beautiful insights. कि audience इतना मन लगा के सब लोग आपकी सुनते ही रहते हैं पूरे टाइम। Thank you, Vishu, and thank you all the audience, all the people, all the friends, जो लोग 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे रहे हैं लगातार और सुना है। एंड आई विश कि जो भी इंसाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया, या जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया, आपके काम आए, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और सब लोग ग्रो करें यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। Again, thank you so much everybody. Have a really good night and a profitable day tomorrow. Bye थैंक bye. यू। गुड नाइट।